वैदिक सिटी जो है ना वो सारे अंग्रेज हैं, इजराइल से भी लोग हैं, जूस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं। आई वॉज लाइक शॉक्ड कि भाई ये क्या है और कैसे है, जहाँ पर हर घर के ऊपर कलश है, बीच में आंगन है, उसके बीच में तुलसी का पौधा लगा है। दे सेलिब्रेट होली, दे सेलिब्रेट नवरात्रे, हवन होता है, अग्नि कुंड बैठाया जाता है, श्लोकास होते हैं, जाप होते हैं, मंत्र होते हैं। ये यूएस में हो रहा है भाई। यहाँ पर एक करेंसी इन्होंने बनाई थी जो आज भी यूज होती है उस शहर के अंदर में, वो है भगवान राम के ऊपर बेस्ड करेंसी, जिसका नाम भी भगवान राम ही है। 5 राम है। रिसेंटली ऑन मैक्सिकन एरिजोना बॉर्डर जो है, वहाँ पर एक 12 साल की लड़की गॉट रेप्ड एंड मर्डर्ड एंड कट इनटू पीसेस। वो न्यूज़ यहाँ उछल करके आपके आज तक पे पहुँचेगी ही नहीं कभी। अल्बर्टा में एक रोड है जिसको कहते हैं हाईवे ऑफ टीयर्स। उसको वो हाईवे ऑफ टीयर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि पिछले 40 साल से वहाँ पर लड़कियाँ गायब हो रही हैं, रेप की जा रही हैं, मारी जा रही हैं, लाशें मिली हैं। भाई वो ये हो हर जगह रहा है पर बदनाम इंडिया कर रखा है। हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में आप लोग को बहुत मजा आने वाला है बिकॉज आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो पे आ गए नए ट्रैवलर जो कि 8-10 साल से ट्रैवल कर रहे हैं। इनके जो एक्सपीरियंस है एकदम अलग होने वाले हैं। आप लोग जो सुनने वालों ये एकदम अलग है क्योंकि अभी हम भाई से थोड़ा ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो इन्होंने जो हमें कहानियाँ बताई, जो देश विदेश की इन्होंने कहानियाँ बताई, वो एकदम डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक है, बहुत कम आपने सुना होगा। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना। तो स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का, अमित सिंह भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। देसी टूरिस्ट भाई है हमारे और 60 कंट्री घूम चुके हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस है। यूएस को तो घोट के पी गए हैं बिल्कुल अंदर तक। तो भाई सबसे पहले वैदिक सिटी से ही शुरू करते हैं। आपका इंस्टाग्राम पे हमने देखा बहुत कुछ वायरल हो गया था जब आप वहाँ गए थे। थोड़ा डिटेल में बताओ कि क्या है वैदिक सिटी और ये कहाँ पर है और ये क्यों अलग है। यार थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। इट्स ऑलवेज अमेजिंग टू सी यू गाइस। ट्रैवलर्स हम लोगों के पास बहुत टाइम होता है। हाँ। जो आपको पता है। सही और बात है। जिनके पास नहीं होता उनको भी मैं कहता हूँ यार कि पॉडकास्ट जरूर सुना करो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड रियल हिट इज द हिट वन। तो भाई वैदिक सिटी जो है ना वो इतना मतलब इट वाज लाइक इट केम एज अ शॉकिंग टू मी। ठीक है, कौन सी ईयर में गए थे आप? मैं गया था पिछले साल। अच्छा। पिछले साल अप्रैल की बात है ये, 22-25 अप्रैल के आसपास मैं पहुंचा था इस शहर में। इस शहर के बारे में मैंने पढ़ा था 2 साल पहले। जब मैं पढ़ा था तभी मैं ऑन पेपर ही शॉक हो गया था। मतलब मैंने ऐसा सोचा कि यार ये कुछ ऐसा किसी ने कुछ भी लिख दिया है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। पर फिर मैंने उसके बारे में रिसर्च किया, फिर मैंने कुछ कॉन्टैक्ट्स निकाले और मैं टोरंटो में था उस वक्त पे जहाँ मैं ये रिसर्च कर रहा था इसके बारे में। और मैंने बोला कि यार ज़्यादा दूर नहीं है, 15-17 घंटे की ड्राइव दिख रही है, तो मैं इसको जा करके खुद ही देखूँ क्या ऐसा कुछ। हाँ। तो मैंने थोड़ा कॉन्टैक्ट्स निकाले और मैं पहुँच गया वहाँ पे। पहुँचने के बाद मुझे क्या दिखता है कि भाई अमेरिका के बीचों बीच एक ऐसा शहर है जहाँ पर मुझसे ज़्यादा हिंदू हैं लोग, मुझसे ज़्यादा वो संस्कृत समझते हैं, मुझसे ज़्यादा वेदांत समझते हैं, मुझसे ज़्यादा कौन सा घर का वेज खाना खाना चाहिए आपको दिन में टू कीप योर सेल्फ हेल्दी वो समझते हैं, मुझसे ज़्यादा आयुर्वेद समझते हैं, मुझसे ज़्यादा वास्तुशास्त्र। मतलब आपसे ज़्यादा इंडियन कल्चर वो फॉलो कर रहे हैं? मतलब मुझसे ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है 90% इंडियन से ज़्यादा वो वहाँ पर हिंदू कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। और ये अंग्रेज ही हैं? सारे यहाँ पे अंग्रेज कर रहे हैं। हैं? अच्छा। अंग्रेज भी हैं, अलग अलग देशों से हैं, कोई इजराइल से भी लोग हैं, जूस भी हैं, और उसके बाद आपके मुस्लिम्स भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी है। मतलब मुझे इंडियन ही नहीं दिखा वहाँ पर। हाँ। ठीक है, बाकी मुझे कम्युनिटी में हर तरीके के लोग दिखे वहाँ पर। एंड आई वॉज लाइक शॉक्ड। मैं बहुत घूम रहा हूँ, काफ़ी सालों से घूम रहा हूँ, तो अब एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पर शौक ना एकदम से लगता नहीं है। हाँ। लेकिन वहाँ पर मैं शौक हो गया था कि भाई ये क्या है और कैसे है, इतना ज़्यादा कैसे है भाई। हर घर के ऊपर कलश है। मतलब अच्छा। आप सोचते हो, मतलब उस शहर में मैं 5 दिन मैंने गुजारे थे। उसके बाद आखिरी दिन पर ना मैं बैठ करके अकेले एक जगह पे बैठ करके ना कैमरा पे अपने एपिसोड का जब एंड कर रहा था तो मैं बस यही सोच रहा था कि यार मतलब काश ऐसा कहीं होता हमारे इंडिया में। मतलब लिटरली मन में अंदर ना ऐसी चाहत आ रही थी कि काश ऐसा होता इंडिया में तो कितना मजा आता, जहां पर हर घर के ऊपर कलश है, बीच में आंगन है, उसके बीच में तुलसी का वो लगा हुआ है, पौधा लगा हुआ है। पहले ऐसे ही होते थे ना, बरामदा होता था, बीच में आंगन होता था, उसके आंगन के बीच में एक तुलसी का पौधा लगा होता था, उसके अंदर लोग पानी डालते थे। ये कहाँ होता है अब भाई? वैसे जब भी बाहर जाते हैं, इंडिया के बाहर जाते हैं घूमने, अगर हम भी जाते हैं, कुछ भी इंडिया कुछ दिख जाए ना हम लोग बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। Exactly. और आपको तो इतना कुछ दिख गया तो फिर तो इंडिया से ज्यादा इंडिया दिख गया मुझे। तो जो मुझे मिसिंग है, अगर मैं दिल्ली गुड़गांव में 10 साल रहा हूँ, मुझे तो कहीं ऐसा कोई घर दिखाई नहीं। कलश तो किसी घर के बाहर दिख जाए तो आदमी सोच लेगा ये तो भाई टोना टोटका कर रहे हैं कुछ, उसे ही नहीं मानेगा। एग्जैक्टली। और वो वहां पर हर घर के ऊपर है यार, हर घर के ऊपर, और सबकी बाउंड्री बनी हुई है। सारे के सारे घर वास्तुशास्त्र के हिसाब से बने हुए, बिना वास्तुशास्त्र के घर बन ही नहीं सकते।
अलाउड ही नहीं है। तो हर पूरे घर में ऐसा है कि बरामदा है सामने और वो पुराने स्टाइल से बने हुए हैं। बिल्कुल, कि चारों तरफ एक बाउंड्री है, पानी होना चाहिए अगल बगल, घर के अगल बगल में एज पर वास्तुशास्त्र, जैसे कोई पोखर तालाब छोटी सी कोई चीज वो है। उसके बाद घर है, घर के बीच में आंगन है, किचन जहाँ है वहाँ होना चाहिए। अग्नि, उनको अग्नि कोना पता है, वो अपने स्टाइल में बोलते हैं अग्नि अग्नि खोना, ऐसे कुछ करके बोल रहे थे। वो है, वो जब बता रहा था बंदा वो मुझे तो बट मेरे को थोड़ा 2-3 बार जब उसने बोला ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो अग्नि कोने के बारे में बात कर रहा है, वो अग्नि बोल रहा है, अग्नि अग्नि वो बोल रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने बोला यार इसको ये शब्द भी पता है। फिर मैंने वहां पर क्या देखा, जब वो किचन का टूर दे रहा था अपना कि अग्नि कोना में किचन है मेरा, यहीं पर किचन होना चाहिए, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे घर में भी किचन इसी कोने में है। और मम्मी ने जब घर बन रहा था तब बताया था कि भैया किचन तो इसी कोने में होगा। वही सेम चीज रिपीट हो रही है, तो आई कुड रिलेट टू इट सो स्ट्रांगली। एंड देन व्हाट आई रियलाइज्ड कि भाई जो किचन है उसके अंदर प्यूरिफाइड बटर जैसा कुछ मुझे दिखा। मैंने बोला भाई ये क्या घी बना रहे हो आप? बोला यस वी ईट घी, वी लव इट। लाइक अरे भाई घी बना के खा रहे घर में, और लगाते किस पे हो? बोला आई मेक चपातीज एवरी डे। भैया वो रोटी बेलता है, अंदर 73 साल का बंदा है वो रोटी बेलता है, और रोटी घी दाल, और दाल को दाल बोल रहा था वो। वी ईट दाल, वी ईट रोटी, नो वी ईट चपाती। हम लाइक भाई साहब कहाँ आ गया मैं, ये कहाँ पहुंच गया मैं, ये तो इतना तो मैं नहीं खाता, मैं इंडियन हूँ। मैं नहीं खाता इंडियन फूड, इतना बाहर जाता हूँ क्यों? क्योंकि इंडियन फूड बहुत महंगा मिलता है, तो बर्गर सबवे ये सब खा करके अपना निकाल लेता हूँ। इंडियंस ने घी खाना छोड़ दिया भाई, हम नहीं खाते घी। और वो शुरुआत करता है सुबह की घी से। हर सुबह वो सबसे पहला जो उसके अंदर मुंह में जाता है निवाला, वो घी होता है, 1 चम्मच घी। और ये मैंने वहाँ बहुत सारे लोगों को पूछा, इसका कुछ साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि मैंने उसके बाद थोड़ा मैं भूल गया इस पर रिसर्च करना। हमारे यहाँ भी कुछ ये एक्ट्रेस वैक्ट्रेस लोग करते हैं ऐसा, कि वो सुबह उठ करके सबसे पहले खाली पेट में घी खाते हैं। और पुराने जमाने में शायद हमारे यहाँ ऐसा कल्चर में था, राइट। वो अभी भी फॉलो कर रहे हैं। हर इंसान वहाँ पे सुबह उठ करके घी खा रहा है भाई, हम नहीं खा रहे भाई साहब। और भाई वो लैंग्वेज कौन सी बोल रहे हैं? सो वहाँ पर संस्कृत को प्रैक्टिस करते हैं वो स्कूल में। अच्छा। मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज तो इंग्लिश में बात करते हैं, जैसे मुझसे सारी कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में थी, एवरीबडी कम्स फ्रॉम एन इंग्लिश बैकग्राउंड, बट दे प्रैक्टिस संस्कृत अ लॉट। आई थिंक मैंने 10th तक संस्कृत पढ़ी है, लेकिन वो मुझसे बहुत ज़्यादा संस्कृत जानते हैं। मैं वहाँ पर ऐसे स्टूडेंट से मिला जो पोस्ट डॉक्टरेट भी कर रहे थे, पोस्ट डॉक भी कर रहे थे संस्कृत में श्लोकास के ऊपर, एंड दे कॉल इट मिस्टिकल पोएम्स। अच्छा। हाँ, मिस्टिकल पोएम्स बोलते हैं जो हमारे श्लोकास हैं, उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं भाई लोग। और स्टैटिस्टिकली डेटा है उनके पास, प्रूवन डेटा है that if you follow Vastu Shastra, if you follow Ayurveda, how it works in favor of your health and also wealth. इसका स्टैटिस्टिक्स है उनके पास पिछले 15-17 साल का। मतलब मुझे शर्मिंदगी हो गई कि मम्मी जब कहती थी कि यार ये ना इधर सर रख के मत सोया करो और ये मत करो, तो मैं बोलता था मम्मी यार कैसी बातें करते हो यार, ठीक है। मतलब मैं ऐसा हो जाता था ना, हम लोग कैसे हो गए अभी, सही बात है, कहीं भी सो, हाँ, कि यार क्या है ये, कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स समवेयर आई थिंक दे फेल्ड टू प्रूव इट टू अस दैट व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट। उन्होंने कभी बताया नहीं, क्योंकि उनके पास कोई डेटा नहीं था। उस बंदे, वो साइंटिस्ट बंदा है जो आर्किटेक्ट था, जो मुझे अपना घर दिखा रहा था, ही इज अ बिग स्कॉलर। वो हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड ऐसी जगहों पे गेस्ट लेक्चर देता है, बहुत बड़े बड़े म्यूजियम्स बनाए अपने यूएस के। अच्छा। तो ही इज अ वेरी फेमस, वेल नोन एंड ऑथर भी है वो कई सारे आर्किटेक्चरल बुक्स का। तो ही इज अ बिग नोन गाय एंड ही मूव्ड देयर एंड ही हैज बीन फॉलोइंग ऑल दिस फॉर लास्ट 53 ईयर्स से वो ये कर रहा है, जिसमें से आखिरी के 25 साल में वो कंप्लीटली वास्तुशास्त्र को फॉलो कर रहा है, पूरे आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है। तो उसने ऋग वेदा जिसका पार्ट है, अथर्ववेदा या ऋग वेदा में से किसी का एक का पार्ट है वास्तुशास्त्र, वो पूरा वेदा पढ़ रखा है यार उसने। क्रेजी है भाई। हम में से कितने लोग हैं जो वेदा के, मैंने तो नहीं पढ़ा। हाँ, नहीं पढ़ा भाई, किसी ने नहीं तो पढ़ा। प्रॉपर बता रहे इस डायरेक्शन में सोते हैं हम यार उन्होंने पूरे घर का टूर दिया, वो मेरे उस वाले वीडियो का पार्ट भी है, आप कभी वो देखना वीडियो का वो क्लिप। उन्होंने पूरा घर दिखाया मुझे कि यहाँ से रोशनी आती है, पूरब की तरफ से दरवाजा है, पूरब से ही खुलेगा दरवाजा। हम जब खाना खाएंगे तो हम किस तरफ बैठ के खाना खाएंगे, किचन होगा तो किस कोने में किचन होगा, बेडरूम होगा तो किस तरफ होगा, काम करने का रूम किस तरफ होगा, ये सब उन्होंने मतलब डिसाइड किया हुआ। और सिर किस तरफ रख करके सोएंगे, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। एंड घर के अंदर जूता नहीं जाएगा, अच्छा, जूता बाहर खुलेगा भाई, और घर के अंदर आप नंगे पैर जाओगे। मतलब जैसे पुराने जमाने में होता था, ठीक है। सो दे यूज एवरीथिंग लाइक दैट। दे सेलिब्रेट होली, दे सेलिब्रेट नवरात्रों में फास्टिंग होती है, अच्छा, हवन होता है, अग्नि कुंड बैठाया जाता है, श्लोकास होते हैं, जाप होते हैं, मंत्र होते हैं। भाई साहब, भाई क्या ये यूएस में हो रहा है, ये तो वही बिलीवेबल नहीं है। एंड जब ये वीडियो मैंने रिलीज करी तो दिस वीडियो वाज टोटली वेरी लव्ड बाय सो मेनी पीपल इन यूएस, कनाडा, इंडियन जितने लोग हैं, इंडिया से भी, तो उन्होंने भी देखा। तो वहां से कुछ ऐसे लोगों के मेरे पास
मैसेजेस आए हैं जिन्होंने मतलब बोला कि अमित दिस इज़ द वेल शॉट डॉक्यूमेंट्री ऑन माई सिटी आई हैव एवर सीन एंड एक बार मैंने अमेजॉन प्राइम पे देखा था इनके बारे में 3-4 साल पहले एक ट्रैवल सीरीज आती थी, वहाँ पर मैंने देखा था इस जगह के बारे में सबसे पहली बार। बट वो लड़के जो थे ना अंग्रेज थे, वो इंडियन टच वो फील नहीं आ रही थी। नहीं कर पाए क्योंकि उनको खुद नहीं पता था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। दे जस्ट वांटेड टू शूट इट एज अ कल्ट कि कुछ अलग हो रहा हाँ, है। मैंने वो कल्ट हटा ही दिया। मुझे इससे मतलब ही नहीं था कि किसने बनाया है, मुझे सिर्फ इससे मतलब था कि जो प्रैक्टिस किया जा रहा है वो हमारे कल्चर से आता है और प्रैक्टिस करने वाले लोग हमारे कल्चर के नहीं हैं। फिर वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, मेरा ये पॉइंट था वहाँ पर जाने का। तो जब मैंने इसके बारे में बनाया तो बहुत अच्छा बन के आया क्योंकि मेरा पूरा मैं उस कल्चर से बिलोंग करता था कि आई कुड आस्क द बेटर क्वेश्चंस। सही बात है। तो वो अच्छा बन के आया। फिर उन्होंने मुझे कुछ मैसेज किया है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं इस शहर में जो समझ के परे है, साइंस के भी परे है। अब वो पार्ट 2 डॉक्यूमेंट्री कब बनेगी मुझे पता नहीं है। उन्होंने वो ऐसी चीजें बताई बता है। दी। हाँ, उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे ऐसी बताई हैं मैसेज करके। कुछ कि रिवील अमित, कर सकते हो आप? हाँ, मतलब एक चीज़ तो मैं बताता हूँ कि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो योगा के टाइम पर हवा में उड़ जाते हैं। लेविटेट कर रहे हैं प्रॉपर। अभी भी है। हाँ, कर रहे हैं एंड आई कैन शूट देम। देयर इज वन पर्सन हु रीच्ड आउट टू मी, शी इज अ पार्ट ऑफ वैदिक सिटी फॉर आई थिंक 30-40 years. She's someone very important there and I will be doing this through I think नवरात्रे this year, अक्टूबर-नवंबर के टाइम पे जब नवरात्रे हैं उस वक्त पे this is I have planned this कि 10 दिन के लिए पूरे नवरात्रे मैं वहाँ पे रहूँगा and I'm going to shoot part 2 of Vedic City। तो भाई वहाँ पे कोई करेंसी कोई और यूज होती है, ऐसा कुछ है क्या? अरे बड़ा इंपॉर्टेंट था ये। मतलब इस जगह के बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना कि मैं यहाँ जाना चाहता था वो था कि यहाँ पर एक करेंसी इन्होंने बनाई थी जो आज भी यूज होती है उस शहर के अंदर में। वो है भगवान राम के ऊपर बेस्ड करेंसी जिसका नाम भी भगवान राम ही है। अरे मतलब द करेंसी इज कॉल्ड राम। भाई दिखा सकते हो? अभी है आपके पास? बिल्कुल है मेरे पास वो करेंसी, हमेशा लेकर के चलता हूँ क्योंकि वो ये ना एज अ मैं गुड लक भी लेकर के चलता हूँ। भगवान राम यार जेब में होंगे तो बिल्कुल। अब देखो ये 5 राम है, ये 1 भाई राम है। ये क्या क्रेजी चीज है यार। मतलब भाई ये देख के तो अलग ही लग रहा है यार कि भाई क्या ही चीज है। ये थी वो पॉइंट जिसकी वजह से मैं इस शहर में जाना चाहता था और मुझे ऐसा लगा था कि यार जय श्री राम। जय श्री राम, सीरियसली जय श्री राम। मतलब भाई जी इसकी वैल्यू क्या है वैसे? इसकी वैल्यू है 1 राम की $50। मतलब ये लीगल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स इसको आप एक्सचेंज नहीं कर सकते जा करके, लेकिन एक बियरर बॉन्ड है और इसकी लोकल वैल्यू जो है वो $50 के आसपास की है। आज भी इस करेंसी को यूज़ करके आप वैदिक सिटी के अंदर घर जैसी चीज़ भी, रियल एस्टेट जैसी चीज़ भी, बड़ी चीज़ भी आप खरीद सकते हो। अच्छा ठीक है। दिस करेंसी हैज़ बीन यूज्ड बाय देम फॉर मेनी ईयर्स। नीदरलैंड में उनका एक शायद एंटरटेनमेंट और है वैदिक सिटी का, वहाँ पर भी यूज़ होती है। फिलीपींस में उन्होंने, जैसा मुझे पता चला था जो उनके मेयर साहब से जब मैं बात कर रहा था, दिस इज वेल शॉट ऑन कैमरा ऑल्सो, तो जो भी मैं कह रहा हूँ ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये उस शहर के मेयर के वर्ड्स हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, ये बॉन्ड कितना एलिजिबल है सामान खरीदने के लिए या नहीं। फिलीपींस में किसी टाइम पे कुछ रिलीफ के लिए भी इस मनी का बहुत बहुत मतलब बड़े लेवल पे यूज़ हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी और ये सारे वर्ड्स जो हैं उन्हीं के हैं। और ये हाथ में जब आया था ना मेरे पहली बार, मैं बता ही नहीं सकता हूँ यार क्या फील हुआ था मुझे। मतलब एक तो मैं ना 3 दिन लगे थे मुझे इस तक पहुंचने में। हाँ। क्योंकि वहाँ जो लोग रहते हैं ना उनको भी इसके बारे में ठीक से पता नहीं, क्योंकि लोग डॉलर्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो आसपास के लोगों से मैंने पूछा कि यार ये मैं एक राम करेंसी आप लोगों ने बनाई थी 20 साल पहले। बोला यार वो तो बहुत पुरानी बात है, पता नहीं अब आज होगी भी कि नहीं होगी, पता नहीं यार। मैंने बोला यार मैं इतनी दूर से आऊँ बिना राम जी को देखे तो मैं जाऊँगा नहीं, ठीक है। पता नहीं वन थिंग फोल्डेड टू अनदर वन। मैं 2 दिन के लिए गया था, मैं गया ही नहीं वहाँ से 5 दिन तक। तीसरे दिन मैं मेयर साहब से मिला, कोई अपॉइंटमेंट लेने की दूर से कोशिश करी थी, नहीं मिली। वहाँ पहुँचा, सामने सामने बात करी, बोला 10 मिनट दे दो मुझे, सिर्फ ऑफ कैमरा 10 मिनट दे दो। उसने बोला चल ठीक है, कैमरे पे 10 मिनट। 2 घंटे ऑन कैमरा, 4 घंटे ऑफ कैमरा रहे। अरे वाह। उन्हें भी मजा आ रहा है आपसे बात पूरा करके। मजा आया, मन लगा दिया मजा आ आपने। गया। मैंने क्या मन लगाया यार, वो जो बातें कह रहे थे उस पर मेरे क्रॉस क्वेश्चंस आ रहे थे। वो एक बात बोलते थे, मैं उस पर 10 क्वेश्चन और पूछने का मन करता था मेरा कि अच्छा ये भी है, वो भी है, ऐसा भी है। फिर मैंने उनसे बोला कि सर ना एक करेंसी हुआ करती थी आपके पास। हाँ। तो उन्होंने बोला कि आर यू टॉकिंग अबाउट रैम? बोला यस, द राम करेंसी।
भाई उन्होंने अपना वॉलेट निकाला और उसमें से 5 का ये नोट निकाल करके मेरे को ऐसे पकड़ाए थे, बोले ये रहा। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बोलेंगे कि यार म्यूजियम में है, ये है, उधर है। भाई जेब से निकाल करके दे दिया। मतलब मेरी तो ऐसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि भाई भगवान राम आ गए हाथ में। इतने दिन से ढूंढ रहा हूँ, 1 साल से रिसर्च कर रहा हूँ इसके ऊपर, ऐसे ही हाथ सामने बैठा है, इसके इनके पास पड़ा हुआ था ये। फिर मैंने उनसे पूछा इसके बारे में सब कुछ टेक्निकलिटीज़। फिर उन्होंने बताया कि मैं इसको अपने जेब में रखता हूँ एज ए गुड लक, और 25 साल या 20 साल जब से वो नोट आया है तब से वो उनके जेब में है, उस पर्स में है। तो मैंने बोला कि सर मुझे भी मिल सकता है कि आपके पास है क्या? भाई उन्होंने 10 नोट निकलवा करके दिए मुझे, और एक नोट सेल आप खरीद ही सकते हो सर। मतलब जितने नोट थे ना मेरे पास, उसकी पूरी वैल्यूएशन आ रही थी शायद $500-700 की, ठीक है? मतलब 50-60 हज़ार 80-70 हज़ार ऐसे कुछ रुपए हो, जो भी $500-700 होते उतने उन्होंने बना करके ऐसे मुझे दे दिए। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम वैदिक सिटी टू यू। भाई मैं लेकर के आ गया, पूरी फैमिली में बांट दिया मैंने, सबके घरों में, पूजा घर में पहुंच गया ये। सबसे बड़ा वाला नोट 10 का एक ही नोट था। तो 3 होते हैं, 1, 5 और 10। अच्छा। 10 का मेरे पास एक ही नोट था, वो मैंने मम्मी को दिया कि सबसे बड़ा वाला हमारे घर में रहेगा, ठीक है? सही है भाई, सही है। और भाई भाई हम भी यही करते बढ़िया। सीधी बात है ना भाई, हम लेकर के आए तो सबसे बड़ा वाला हमारे पास होना चाहिए। मेहनत आपकी है सारी। भाई वैसे अगर वैदिक सिटी में कोई इंडियन जा रहा है, कोई हिंदू जा रहा है, तो उसके लिए ज्यादा वेलकमिंग होता है, ऐसा कुछ फील किया आपने? बहुत वेलकमिंग, मतलब मुझे लगता है दे आर वेलकमिंग टू एवरीवन। मुझे लगता है दे आर द नाइसेस्ट पीपल, बिकॉज वो हिंदुइज्म को समझते हैं, अतिथि देवो भवो को समझते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं। दे आर वेरी वेरी गुड पीपल, क्योंकि वो वेद पढ़ने वाले लोग ना, वो खराब हो ही नहीं सकते यार। तो उन्होंने घरों में भी, जैसे हमारे घर में भी मूर्तियां होती हैं, मंदिर बने हुए स्पेशली, तो वहां पर भी है उनके घरों में? हाँ, मूर्ति बनाते हैं। इनफैक्ट जो मेरा होस्ट थी वो क्या कहते हैं, उनकी मम्मी मूर्ति बना करके सेल करती हैं, उनका ये काम है। और मूर्ति किसकी बन रही है? कृष्ण भगवान की, राधा भगवान की। ये जो हमारे मूर्तियां बनती हैं, वो मूर्तियां। और खाना में रात में खिचड़ी बना के खिलाती थी यार उनकी मम्मी मुझे। मतलब मैं खिचड़ी खाता था उनके घर में, और मैं बोलता था इज दिस लाइक ग्रीस में भी बनता है रिजोटो, तो वो खिचड़ी जैसा ही होता है, पालक वाला, ठीक है? तो मैंने बोला ये रिजोटो होगा, इनको कहाँ पता होगा? तो मैंने बोला दिस इज रिजोटो। तो उसकी मम्मी बोलती है नो यू शुड नो दिस, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड खिचड़ी। मैंने बोला अरे भाई, अरे भाई, खिचड़ी तो तब खाते जब बीमार होते हैं। हाँ, मतलब मुझे हर मोमेंट पे ऐसा लगता था कि मेरे से ज्यादा इंडियन लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ फुल देसी में बात करो, लिटरली। इंडिया से सही में ज्यादा इंडियन, एंड दे ऑल ग्रीट विद लाइक दिस। अच्छा, लाइक दिस। मेयर साहब भी जब मुझसे मिले पहली बार, तो उन्होंने हैंड शेक नहीं किया, उन्होंने ये किया था, नमस्ते। और जब मैं वहां से निकल रहा था तब भी उन्होंने नमस्ते किया। एंड एवरीबडी यू सी इन दैट सिटी, they do like this, namaste. They don't like, of course आप हाथ मिलाओगे तो हाथ मिला लेंगे, ऐसा नहीं है कुछ की नहीं। और ड्रेसिंग कैसी है उनकी वैदिक सिटी में? अच्छा, नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है, लेकिन योगाज करते हैं। लेकिन वो ऑन ओकेजन्स साड़ी पहने हुए मैंने काफी सारे फोटोग्राफ्स देखे हैं, बट व्हेन आई वाज देयर वाज नॉट फेस्टिवल गोइंग ऑन, तो कुछ नहीं था ऐसा। अच्छा, बट तो लोग नॉर्मली थे वहां पर। और इधर रेस्टोरेंट्स और इधर ग्रोसरी स्टोर्स, इधर नॉनवेज मिल जाता है या नहीं? पूरे शहर में नॉनवेज अलाउड नहीं है। अल्कोहल के बारे में मुझे पता नहीं यार, तो मैं आपको अंडरलाइन करके बता नहीं सकता, बट मुझे लगता नहीं है शायद। ओके, मुझे लगता नहीं है कि अल्कोहल भी अलाउड है या नहीं अलाउड है, मैं अंडरलाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पूछा नहीं। लेकिन नॉनवेज अलाउड नहीं है फॉर श्योर। ना नॉनवेज बिकता है, ना आप खरीद सकते हैं, ना आप खा सकते हैं। भाई आप बता रहे थे ऑफ कैमरा कि काफी सेलिब्रिटीज वो सिटी विजिट करते हैं। सो वहाँ पर उनका एक रिट्रीट सेंटर भी है, जो उन्होंने कमर्शलाइज किया। 2-3 चीजें, एक रिट्रीट सेंटर है, एक जगह पे योगा सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, एक स्कूल यूनिवर्सिटी भी है। अच्छा, तो स्कूल में भी वैदिक पढ़ाई होती है? वैदिक पढ़ाई कराते हैं लोग, जैसे मैंने बताया कि वैदिक श्लोकास के ऊपर, हमारे संस्कृत के श्लोकास के ऊपर लोग वहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, पोस्ट डॉक कर रहे हैं। बट अलग दूसरे कोर्सेज भी हैं, इंजीनियरिंग भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, जनरल पढ़ाई भी है। जनरल पढ़ाई भी है, क्योंकि फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी है। बट एक राज करके उनका एक रिट्रीट सेंटर है, वहाँ पर ऐसे मेडिटेशन वेलनेस के लिए लोग आते हैं 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते के लिए। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर आई थिंक। एंड वेल नोन सेलिब्रिटीज लाइक जिम कैरी, ओपरा, ये सब ऐसे लोग अच्छा आ रहे हैं, आते रहे हैं। मतलब दे आर लाइक रेगुलर क्लाइंट्स। हॉलीवुड के बड़े बड़े लोग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस हैं। कुछ तो नाम मुझे अभी याद भी नहीं है शायद, लेकिन कुछ नाम मुझे उन्होंने ऐसे बताए थे जो आज भी एक्टिव हैं अभी यूएस पॉलिटिक्स में। एंड उसमें से कोई भी नाम इंडियन नहीं है, ठीक है? तो ये लोग हैं वहाँ पर जो आ रहे हैं, और काफ़ी, और उन्होंने मार्केट भी नहीं किया इसको ठीक से। मतलब जब मैं बात कर रहा था मेयर साहब से, उन्होंने कहा था कि हम इसको वी हैव फेल्ड टू मार्केट दिस बिकॉज नाउ आई थिंक
देयर आर सो मेनी इंडियंस इन यूएस जो इस जगह को देखना चाहेंगे एंड ही इज सो ट्रू अबाउट इट, क्योंकि जो मेरा वीडियो था ना वो यूएस और कनाडा में सबसे पहले पॉपुलर हुआ, फिर इंडिया में पॉपुलर हुआ। यूएस कनाडा से इतने सारे लोगों ने मुझे डीएम किया इंस्टाग्राम पे कि आई एम लिविंग हियर इन फिलाडेल्फिया फॉर 20 साल, मुझे तो ऐसी कोई जगह ही नहीं पता थी, मैं तो जाऊंगा। जिन्होंने तसल्ली से पूरा 37 मिनट का डॉक्यूमेंट्री देखा उनको तो एड्रेस मिल गया, क्योंकि मैंने एड्रेस उसमें दिया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने फटाफट मुझसे पूछ लिया कि भैया कहाँ है, मैं बता दो एड्रेस। तो मैंने वो कॉपी करके सेव्ड रिप्लाईज होते हैं ना, उस वक्त पे मैंने वो जब वो वीडियो ट्रेंड कर रहा था मैंने वो सेव रिप्लाई बना के, क्योंकि एवरीबडी वाज आस्किंग मी कि भैया हमको जाना है एग्जैक्ट जगह कहाँ है बता दो। सो देयर आर सो मेनी पीपल फ्रॉम कनाडा एंड यूएस जो मुझे लगता है आज चले भी गए होंगे। बट वहाँ लोकल्स को परेशान ना करें यार लोग जाके। नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि ऐसी सिटी से रिलेटेड वीडियो देखने वाला और वहाँ जाने वाला वो एकदम सेंसिबल आदमी, करेक्ट। वो क्राउड ये इस टॉपिक के बारे में बात ही नहीं करेगा जो वहाँ जाके परेशान है। भाई मैजिकली लगेगा वहां जाके कि भाई बढ़िया। मैजिकल है ब्रदर, मैजिकल ही है वो। एंड व्हेन आई से दिस आई कैन फील इट। व्हेन आई वाज देयर इन दैट टाउन फॉर 5 days आई कुड सेंस इट that there is something different about this place, and this is all because there is so much of Vedic culture being practiced in this town, and it's so good to see them that there is analysis of that, like साइंटिफिक है भाई डेटा। यहाँ पर वो तार वार लगा करके ब्रेन वेव्स को मॉनिटर करते हैं वो कि ये रात में वेस्ट में सोया था और ईस्ट में सोया था तो क्या फर्क रहा। सो इट्स ऐसा पूरा एनालिसिस, साइंटिफिक एनालिसिस भी है उनका, हवा में बात नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है। सो दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। सो अमेजिंग प्लेस। और कोई भाई आपका क्रेजी एक्सपीरियंस रहा हो यूएस का? एरिया 51 में गए आप भाई, बहुत पॉपुलर है ये यंगस्टर्स के उसमें कि भाई वहाँ एलियंस हैं, वहाँ क्या है, यूएस क्या छुपा रहा है। आपका एक्सपीरियंस क्या था थोड़ा वो जानते हैं यार। एरिया 51 के बारे में तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा से एक बार तो मन था ही कि यार ये एक जगह एक बार देखनी तो है, पर मजा ज्यादा क्या है पता है, क्योंकि मैं ना वहां पर अकेला ही चला गया। अच्छा। अब एक चीज है जो मेरे यूट्यूब पे कभी आई नहीं, यूट्यूब पे जो मैंने वीडियो डाली वो थी एरिया 51 मैंने की, बट यूट्यूब पे मैंने कभी ये नहीं डाला कि वो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट उसके एक दिन पहले मैंने किया था जो पूरी तरीके से फेल हुआ था। मेरी इतनी हालत खराब हो गई उस रोड पे जा करके, क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट उस जगह पे सिर्फ सुनसान है और कोई नहीं होता, ना वो रोड मैप पे एग्जिस्ट करता है। और सबसे स्पूकी बात ये थी कि एक हाईवे है, हाईवे 93 या कुछ तो भी ऐसा था, मेन हाईवे, वहां से एक लेफ्ट टर्न जाता है, एक रास्ता जाता है जो कच्चा रास्ता है, ऑफ रोड है। उस पर लिखा है कि ये कुछ नहीं एरिया लिखा है भाई। तो आपने पता कैसे लगाया? कैसे पता लगाया? रिसर्च, लोकल्स, काफ़ी सारे जगह कुछ ट्रैवलर्स हैं जो पहले जा चुके हैं, अंग्रेज ट्रैवलर्स, उनके वीडियोस देख करके आइडिया लगाना कि ये वाला पहाड़ी दिख रहा है, ये वाली पहाड़ी से इसने मोड़ा था, तो मेरे को जहाँ पे ये पहाड़ी दिखेगी वहीं से मैं भी मुड़ूंगा। एक लोकल ने मुझे बताया था कि एक कच्चा रास्ता दिखेगा जो ऐसे ऊपर आसमान में जाता हुआ दिखाई देगा, धीरे धीरे ऐसे से ऊपर जाता रहता है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल आसमान में जा रहा है। वो ऐसा एक ही रास्ता है वहाँ पे, ठीक है। और ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। वो वीडियो में आप जब देखोगे ना, गाड़ी के नीचे मैंने कैमरा लगा करके इसलिए नीचे से शॉट लिया था भाई, वो ऐसा लग रहा था ना कि वो आसमान में जा रहा है रास्ता। वो मैं गाड़ी तेज चलाऊंगा तो सीधा आसमान में घुस जाऊंगा, ऐसे ही लग रहा था वो। बट वो रास्ता गूगल मैप पे कच्चे रास्ते में भी नहीं दिखता, आप सैटेलाइट पे भी जाओगे तब भी नहीं दिखेगा, अपडेटेड नहीं है, पूरा बैरन लैंड दिखेगा, और बैरन है वो, ठीक है। और दूसरा, जब आप एरिया 51 डाल करके किसी पॉइंट से वो डायरेक्शंस देखोगे ना तो दिखाएगा देयर इज नो ड्राइविंग डायरेक्शन। अच्छा। तो उस हाईवे के बाद कुछ है ही नहीं और आपको कुछ नहीं दिखता है, लेकिन एरिया 51 का जो बैरिकेड वगैरह है वो आपको दिखता है मैप पे कि एक दूर में कुछ तो भी, सैटेलाइट पे कुछ तो भी है यहाँ पर, अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन एक एयरपोर्ट जैसा स्ट्रिप बना हुआ है। और यहाँ से यहाँ तक का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इस डायरेक्शन में पतला पतला चलते चले जाओगे तो कुछ शायद मिल जाएगा। जिसने भी वो जगह ढूंढी थी ना भाई कि यहाँ पर ये बनाना है, भाई वो मास्टरमाइंड था, क्योंकि उससे बैरन लैंड नहीं देखा मैंने आज तक। पर सबसे स्पूकी बात थी जब मैंने गाड़ी हाईवे से उस रोड पे उतारी, तो जो ब्लू डॉट होता है ना आपके जीपीएस का, हाँ, वो मेरे साथ आया ही नहीं। और ब्लू डॉट ना कभी भी आपका जगह आपका साथ नहीं छोड़ता है, ऑफलाइन भी चलता है वो, क्योंकि वो ऑफलाइन भी चलता है, क्योंकि वो इंटरनेट बेस्ड नहीं होता, इट्स अ डिवाइस। वो डिवाइस जहां जहां ज्योग्राफी में होगा वो सैटेलाइट पोजीशनिंग के हिसाब से वो वहां पर दिखेगा। हाँ। चाहे आपका मैप पीछे अपडेट हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, विदाउट इंटरनेट और विद इंटरनेट, पर वो ब्लू डॉट आपके आता ही साथ है। साथ ही चलता है। हाँ। भाई वो ब्लू डॉट ने उस हाईवे को छोड़ा ही नहीं, और ये मुझे 5-10 मिनट के बाद रियलाइज हुआ, ठीक है। 10 मिनट तक रियलाइज में, कह रहे इंटरनेट नहीं चल रहा, नहीं देख गया, आगे बढ़ जाएगा। हाँ आगे आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। 10-15 मिनट के बाद मैं 70-75 की स्पीड पे चल रहा था, तो वो हो गया होगा 5-7 किलोमीटर। 5-7 किलोमीटर के बाद देख रहा हूँ मेरा मैप ना यूं गोल गोल घूम रहा है। हाँ। तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है, गोल गोल क्यों घूम रहा है। तो मैं थोड़ा रुक करके देखा, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ये ब्लू डॉट तो मेरे साथ आया ही नहीं। तो अगर मेरे को यहाँ पर कुछ हो जाए
तो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या ढूंढेंगे, यही देखेंगे ना कि भैया आखिरी जीपीएस लोकेशन क्या था, आखिरी जीपीएस लोकेशन तो मेरा वहां से तो मैं 7-8 किलोमीटर दूर हूँ, तो ढूंढ भी नहीं पाएंगे मुझे ये कभी इतना बैरन लैंड में कि मैं गया किधर, इधर भी रोड है उधर भी रोड है, चारों तरफ प्लेन लैंड है, मैं गया किधर, किस डायरेक्शन में 8 किलोमीटर में हूँ, किसी को कैसे पता चलेगा। वहां पे मेरी थोड़ी हालत खराब हो गई, ठीक है। और उसके बाद भी मैंने अपने आप से फाइट किया, अपनी एंग्जाइटी से थोड़ा फाइट करते हुए 5-7 किलोमीटर और गया, उसके बाद मैंने गिव अप कर दिया, क्योंकि आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहा हूँ, कुछ है ही नहीं, सिर्फ पहाड़ पहाड़ दिख रहे हैं और आसमान में तो रोड दिख रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा रोड। तो मैं वापस लौट गया और वापस आकर के मैं वेगस के बगल में वो हॉस्टल बड़ा आकर के दुखी सा बैठा था। मैं बोला यार छोड़ो यार, हटाओ, क्या कौन जान देने जाए, ठीक है एरिया 51 देख लेंगे, कभी किसी दोस्त के साथ आ जाएंगे, ऐसे प्लान कर लेंगे। फिर अगले दिन सो करके उठा, सो करके लगा कि यार नहीं यार करना चाहिए, एक बार और ट्राई करते हैं, एक लास्ट ट्राई करते हैं, ठीक है। उसके बाद पहुंचे, फिर से उस जगह तक पहुंचने में तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई कि पहुंच गए। उसके आगे फिर से हालत खराब हो रही थी क्योंकि जीपीएस नहीं था, और उस जगह के बारे में मैंने सुना है कि वहाँ पर अगर पुलिस या ऐसे कोई पेट्रोल की गाड़ी होती है तो वो आपको ट्रेसपासिंग के लिए बहुत सीरियस एक्यूजेशंस लगा करके आपको अंदर भी कर सकती है। तो ये भी डर था मेरे अंदर कि मैं इलीगल काम तो नहीं कर रहा कुछ, क्योंकि कहीं ना वैसा क्लियर नहीं है, ग्रे ब्लैक एंड व्हाइट, बड़ा ग्रे है वो, कि क्या कहाँ कौन सी जगह ट्रेसपासिंग है कौन सी नहीं है, कुछ क्लियर नहीं लगे हुए। मतलब मुझे तो एटलीस्ट नहीं दिखे, जो भी मैंने रिसर्च किया था वहाँ पे लिखा था कि होंगे, बट मैं बड़ा ध्यान देते हुए जा रहा था कि कहीं पर ट्रेसपासिंग ना कर जाऊं मैं, क्योंकि मैं अकेला हूं, आई हैव टू बी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग। सो आई वाज बीइंग केयरफुल एंड आई कुड नॉट सी एनीथिंग। एंड देन इस चीज को दिमाग में रखते 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 डरते हुए, सुनसान, नो नेटवर्क, कुछ हो गया तो पैदल चल के 50 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा, गाड़ी धक्का भी अकेले नहीं लगा सकता, भारी गाड़ी है, तो क्या करूंगा, ये सब सोचते सोचते आगे बढ़ता हूँ। अचानक से क्या देखता हूँ कि एक रोड जो है ना एकदम से, मतलब मेरा ध्यान रोड पे था ही नहीं, मैं तो अपनी उधड़-बुन में लगा हुआ था कि भाई इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है। अचानक से एक झटका लगा मुझे, मैंने बोला झटका किस बात का लगा, फिर रियलाइज हुआ कि यार ये तो एकदम पेव्ड रोड आ गया। मैंने बोला इन द मिडिल ऑफ नोवेयर 25 किलोमीटर से मैं एक ऑफ रोडिंग पे चल रहा हूँ, जो रोड एग्जिस्ट ही नहीं करता है मैप पे, उस पे ये पेव्ड रोड का क्या मतलब बनता? कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं है। प्रॉपर बनी हुई थी, प्रॉपर रोड, एकदम प्रॉपर रोड। मैंने बोला कि भाई अब मुझे लगा उस वक्त पे कि मैं करेक्ट रास्ते पे जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिखेगा, कुछ तुक नहीं बनता ना, क्यों बनाएंगे रोड आउट ऑफ नोवेयर। तो उसके पहले जो ऑफ रोड है ना वो डिस्गाइज है। आई कैन से दिस, लाइक मेरा ये अपना थ्योरी है, ऐसे हो सकता है, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है कहीं पर, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो जो अनपेव्ड रोड है, वो जो ऑफ रोड है, वो डिस्गाइज है कि भाई इधर मत जाओ, कुछ नहीं है। बट 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के बाद वहाँ है भाई। और जब हुआ उसके बाद पेव रोड आने के मेरे को लगता है 10 मिनट और ड्राइव किया होगा मैंने, 7 या 8 किलोमीटर, एरिया 51 दिख गया मुझे, जिसके फोटोज मैंने सिर्फ इंटरनेट पे देखे थे बचपन से। और मैंने बोला कि भाई यहाँ पहुंच गया हूँ मैं फाइनली। अब ऑफ कोर्स गेट के तो उस तरफ क्रॉस नहीं कर सकता था, बट दैट प्लेस रियली एग्जिस्ट। सिक्योरिटी वगैरह थी वहाँ पे? वहाँ पे लिखा हुआ था सिर्फ बैरिकेड से लिखा हुआ था कि इट्स अ एक्टिव यूएस एयरफोर्स स्टेशन। और वहाँ की एनर्जी कैसी थी भाई, कुछ फील हुआ आपको कुछ अलग? देखो मैं तो शायद फील कर पा रहा था क्योंकि मैं एरिया 51 को लेकर बहुत इमोशनली कनेक्टेड हूँ। मैं तब से उस जगह के बारे में जानता हूँ, जब मैं उसके बारे में बात करता था तो क्लास में हंस देते थे लोग मेरे ऊपर, क्या बेतुकी बातें करता रहता है, ऐसी कोई जगह नहीं है, तू पता नहीं मनगढ़ंत खाना बोलता है, कभी एरिया 51 बोलता है, कभी मरीना ट्रेंच बोलता है, कभी कुछ बोलता है, यहाँ शिप गायब हो जाते हैं। भाई मजा आता था मुझे पढ़ करके साहब, अब जिनको नहीं आता था वो ये हंसते थे मेरे ऊपर। तो मैं तो वहाँ जा करके बस यही देख रहा था कि भाई 15 साल वाला वो अमित कितना प्राउड होगा, मैं अकेला पहुँच गया हूँ भाई यहाँ पर। तो मेरा तो अलग कनेक्ट था वहाँ पे, लेकिन मतलब कुछ तो है यार वहाँ पे, मतलब जो आसपास बादल भी दिख रहे थे ना मुझे होराइजन पे, अलग था। क्या अलग था मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो मैं कुछ गलत बोल दूंगा, तो इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन करना ही नहीं चाहता। तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर्स कैसा था उधर? यार मुझे ऐसा लगता है कि जो मेन बैरिकेड है ना उससे भी 7-8 किलोमीटर पीछे है। अच्छा। एक बहुत अच्छे पॉडकास्टर है जो रोगन, आई एम श्योर यू गाइस नो हिम, उसके वहां पर उस जगह से काम करने वाला एक बंदे ने पहले एक पॉडकास्ट किया है बहुत पहले, तो मैंने वो पॉडकास्ट देखा है। वो एक्स बंदा है जो उसने एक्स एरिया 51 में काम किया है। तो वो जिस मैप के बारे में बात करता है, कभी मैं अगर आपके साथ बैठूंगा ऑफ कैमरा तो गूगल पे आपको मैप दिखाऊंगा, वहां पर छोटे छोटे बहुत सारे गड्ढे बने हुए हैं जहां पर किसी तरीके के उन्होंने मिसाइल्स प्रैक्टिस करी हैं या क्या प्रैक्टिस करी हैं, बट वो गड्ढे हैं। बट एज पर दैट गाय दोज आर प्रैक्टिस बाय यूएफओज। 7 यूएफओज हैं उसके हिसाब से वहां। अच्छा, ठीक है, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये उस बंदे के वर्ड्स हैं जो रोगन के पॉडकास्ट में ये बात कह रहा है। 7 वहां पर स्पेसक्राफ्ट्स हैं, डेड एलियंस हैं,
और उनके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग करके जो भी टेक्निकल फील्ड में या मिलिट्री फील्ड में या आर्म फोर्सेस में जो भी टेक्निकली हम एडवांस हो रहे हैं या अमेरिका हो रहा है एटलीस्ट, दैट इज ऑल रिवर्स इंजीनियरिंग बीइंग डन ऑन दोज एयरक्राफ्ट और दैट साइंस, दैट इज हिज स्टेटमेंट। ठीक है, नाउ दैट प्लेस इफ यू सी ऑन गूगल मैप, जहां पर मैं खड़ा था उससे बस 15-20 किलोमीटर ही और है उस बैरिकेड के अच्छा ओके ठीक है। अब वहां तक तो मैं पहुंच नहीं सकता था ऑफ कोर्स, क्योंकि बैरिकेड तोड़ना पड़ जाता भाई इसके लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था बाय चांस कोई खुला हो बैरिकेड? वहां पे 2-3 गेट थे एज फार एज आई रिमेम्बर, ठीक है। तो 2 बंद थे, एक जो रेलवे का फाटक जैसा होता है ना वो एक खुला हुआ था, ठीक है। 10-15 मिनट था मैं वहां पर, और फोटोग्राफी नॉट अलाउड लिखा था, वीडियोग्राफी नॉट अलाउड नहीं लिखा था, ठीक है। तो मैंने वहां पे सिर्फ वीडियोस बनाए, एक भी फोटो नहीं लिए, तो मैंने टेक्निकली कोई इलीगल काम नहीं किया भाई, ठीक है। तो मैंने वहां पर ये ट्राइपॉड लेकर के और 3-4 बार भाई ट्राइपॉड भी खोल लिया, बड़ी बात है आपने। आज भी फोन से ही कर ले, मतलब उससे कर ले, हैंडी कर ले। एक्चुअली ना मेरे को 10 मिनट लगा गाड़ी से बाहर उतरने में, जो कि कैमरे पर नहीं आया ऑफ कोर्स, ठीक है। जब मैं वहां पहुंचा ना तो 10 मिनट तक मैं यूं ही खड़ा था कि मैं गाड़ी से उतरूं कि नहीं उतरूं, मतलब मैं यही सोच में लगा था कि गाड़ी से तुरंत ही उतरूं, कोई ना आ जाए। हाँ मैं उतरूं कि नहीं उतरूं। कहीं और उतरते ही गोली पड़ जाए, स्नाइपर बैठा हो। यार मतलब बिल्कुल हो सकता था ऐसा, क्योंकि यूएस में ये बड़ी कॉमन बात है, लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी घुसने पे गोली मार सकते हैं वहां पर, तो इतनी कॉमन बात है। तो ये तो फिर भी आर्म फोर्स, मतलब एयर फोर्स स्टेशन एक्टिव लिखा हुआ उसके ऊपर। पहले मैं एक्चुअली 200-300 मीटर पहले रुक गया था, ठीक है। अरे मैं घबरा तो मैं 1 किलोमीटर पहले से गया था। 1 किलोमीटर पहले जैसे मुझे पहली बार दिखा ना कि हाँ ये आउट ऑफ नोवेयर मेरे को एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिख गया है, तो मेरी एंग्जाइटी आ गई थी मुझे कि भाई एरिया 51 दिख गया, ये तो लग रहा है वैसा ही। और जैसे से नजदीक गया वैसे पीक पे जा रहा मेरा एंग्जाइटी एकदम। 200 मीटर पहले जाकर के रुक गया मैं, फिर 200 से 100 मीटर ना मैं पहुंचूंगा से 10 मिनट में, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गाड़ी चला करके, और फिर 100 मीटर दूर जाकर के मैं ऐसा बैठा हुआ हूँ। 10 मिनट लगा मुझे अपने आप को काम डाउन करने में, क्योंकि आप किसी और के साथ रहोगे ना तो आप निकल जाओगे बाहर, चल देखते हैं ना, आजा देखते हैं, आजा देखते हैं, क्योंकि आप एकदम कैजुअल हो जाते हो। मैं अकेला हूँ, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन मी। कुछ भी हो गया ना भाई, मेरे घर वालों को पता तक नहीं चलेगा कि साला मैं था कहाँ पर, ठीक सही है। में ट्रेस ही नहीं हो पाओगे। हाँ वो तो जीपीएस तो 50 किलोमीटर पहले छूट गए, तो सही में है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ। और स्टोरीज भी ऐसी मैंने वहाँ के बारे में पढ़ रखी है कि एक फैमिली थी यूरोप की किसी कंट्री की, वो वहाँ खो गई उस इलाके में, और पानी वानी वहाँ है नहीं, गर्मी बहुत बेइंतहा पड़ती है। वो खो गए भाई, पानी वानी खत्म हो गया, पूरी फैमिली, अब बाद में पुलिस ने ढूंढा तो मिली उनको 1 हफ्ते बाद, दे वर डेड because of the lack of water and food, and they could not find the direction back to town or whatever. वो वापस ही नहीं पहुंच पाए, खो गए, क्योंकि पूरा रेगिस्तान है। तो आप खो गए तो आप खो गए, ठीक है। अब मैं वहाँ पहुंचा, 10 मिनट वहाँ पर अपने आप को काम डाउन किया, फिर धीरे धीरे बाहर निकला, फिर थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, तो जैसे भाई ने बताया, तो फिर मैं ट्राइपॉड सब निकाल लिया मैंने। 15-20 मिनट मैंने ये किया होगा, 15-20 मिनट के बाद वो जो फाटक है जो खुला हुआ था, वो फाटक पे लाल पीली नीली ऐसे कुछ बत्तियां जल रही थी, वो जलने लग गई एकदम ऐसे बुक, और वो नीचे गया, बंद हो गया। और हाँ, वो रिकॉर्ड भी हुआ मेरे कैमरे पे, मेरा कैमरा ऑन ही था तब। और जो मेरी फटी उसके बाद, मैंने बोला कि ये इनडायरेक्टली मुझे बोल रहे हैं अब तू निकल जा यहाँ से, अब तेरा जाने का वक्त आ चुका है, 15 मिनट ही तेरे को मिले। एग्जैक्टली, अब भाई निकलो यहाँ से। पर भाई मैं वहां से निकल के 1 घंटे दूर गया था, 1 घंटा मतलब जहां पर जीपीएस वापस मिला मेरे को, जीपीएस जहां मिला वहीं पे गाड़ी लगाई और वहीं सो गया मैं गाड़ी के ऊपर। मैं बोला आज तो रात में यहीं सोऊंगा मैं, क्या पता कुछ दिख जाए। दिखा तो नहीं कुछ, ठीक है, थक भी गया था तो सो गया आराम से, गाड़ी में ही सो गए? हाँ गाड़ी के ऊपर वो टेंट वेंट लगा रखा है मैंने, तो उसमें ही सो गया मैं उसी पर। मैं तो सोच रहा था कि गेट के बाहर ही करूंगा, पर वो सिक्योरिटी हो गई, और फिर खुद भी वो 15 मिनट तक वहाँ था। 15 मिनट तक मुझे लगता है मेरा हार्ट बीट 120 के नीचे गया ही नहीं होगा। मैंने बोला यार तो सो ही नहीं पाऊंगा, तो चला गया वहाँ से। बट इट्स एक्सपीरियंस फॉर मी एज अ किड, एंड नहीं पता यार, ये मैं आप लोगों के ऊपर, देखने वालों के ऊपर, पढ़ने वाले, सुनने वालों के ऊपर छोड़ता हूँ कि उसके पीछे क्या है। मेरा पर्सनल क्या मानना है वो मुझे लगता है कि एलियंस हैं, ठीक है। पॉसिबल ही नहीं है यार कि नहीं होंगे एलियंस, ठीक है, और पॉसिबल ही नहीं है कि हम तक पहुंचे नहीं आज तक, तो ये मेरा पर्सनली मानना है। लेकिन क्या है नहीं है एग्जैक्टली वो मुझे नहीं पता, मेरा पर्सनली मानना है उसके पीछे ये एरिया जो इस एरिया के बारे में बोला जाता है कि एलियंस के ऊपर एग्जामिन किया जा रहा है, उनको रिसर्च की जा रही है, ये एग्जिस्ट करती है आपके हिसाब से, ये रियल है एकदम? जी मुझे लगता है कि मतलब मेरी एक थ्योरी भी है इसके बारे में, कि अगर आप सुनना चाहोगे, इंटरेस्टेड हो तो मैं बता सकता हूँ। क्या थ्योरी है? कि एलियंस हैं बट पॉलिटिशियंस इज नॉट टेलिंग अस। मेरी अपनी पर्सनल थ्योरी इस पे ये है कि क्या होता है कि आप लोग कहाँ से हो? हरियाणा से? नोएडा से, हरियाणा से, ऐसी जगहों से, ठीक है, मतलब बेसिकली दिल्ली एनसीआर से हैं, ठीक है। लेकिन दिल्ली एनसीआर वालों से, दिल्ली से हैं, लेकिन कलकत्ता के साथ हम लड़ाई करते हैं आईपीएल में, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के साथ हम एज ए इंडिया हो जाते हैं, ठीक है। यूरोप के साथ हम एज ए एशिया हो जाते हैं, फिर हम वो सार्क बन जाते हैं, ठीक है।
तो क्या होता है ना कि हम अलग अलग बटे हुए हैं, कॉन्टिनेंट के हिसाब से बट गए हैं, फिर उसके बाद इंडियन मतलब कंट्री के हिसाब से बट गए हैं, उसके अंदर स्टेट के हिसाब से बट गए हैं, स्टेट के अंदर भैया हम सिटीज़ के हिसाब से बट गए हैं। दिल्ली में आ जाओ तो नॉर्थ दिल्ली वाला साउथ दिल्ली से बटा हुआ है, साउथ दिल्ली वाले में फिर मालवीय नगर और पंचशील के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, फिर पड़ोसी ठीक है, पड़ोसी बटा हुआ problem है। है। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बड़ी होती जाती है ना, हम यूनाइट होते जाते हैं। दूसरे मोहल्ले से लड़ाई होगी तो पूरा मोहल्ला साथ हो जाएगा, सारे पड़ोसी साथ हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट से लड़ाई होगा तो सारे डिस्ट्रिक्ट साथ हो जाता है, फिर स्टेट साथ हो जाता है, इंडिया साथ हो जाता है। ऐसे ही मुझे लगता है कि जिस दिन हमको पता चल गया ना कि एलियंस हैं, उस दिन पूरा ह्यूमन काइंड ना एक साथ हो जाएगा। वो जापानीज और अमेरिकन और इंडियन और पाकिस्तानी रहेगा नहीं। इट विल बी लाइक वन रेस कि हम ह्यूमंस हैं एंड देयर इज अनदर रेस जो कि एलियंस है एंड वी आर वन। और द मोमेंट वी डू दिस एंड वी रियलाइज दैट वी आर वन, पॉलिटिशियंस विल लूज देयर पावर, क्योंकि पॉलिटिशियंस का पावर ही डिवीजन से आता है। जब तक वो डिवीजन नहीं होगा वो पावर ही नहीं है उनके पास। करेक्ट। सो जो दुनिया चला रहा है भैया, उसके लिए तो यूनिटी बहुत बड़ा, उसके पावर के लिए वो तो कभी बहुत दिखाएगा ही नहीं भाई। तो इसीलिए मुझे लगता है, ये मेरी थ्योरी है कि वो हमको इसलिए नहीं पता चलने देते बिकॉज दे आर अफ्रेड दैट दे विल लूज देयर पावर इफ वी नो अबाउट इट एंड वी गेट इन इट। भाई ऐसे ही LSD जैसे ड्रग्स है और ये सब, इनके लिए भी कहा जाता है कि भाई ये कुछ सेंसेस ऐसे एक्टिवेट कर देते कि भाई लोगों को लगता है भाई सब एक है, यूनिटी में रहो, लफड़े मत करो। तो वो भी एक तरीके से बैन भी इसीलिए कराई गई कि भाई लोगों को ये रियलाइज ना हो सकता है, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है इस पे कुछ, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो आई एम श्योर कि दुनिया चलाने वाले के पास पावर है भाई। हाँ। जो चला रहा है उसको पता है कि अपने पावर को कैसे रखना है। सही बात कीप एंटरटेनिंग पीपल, कीप यू नो फीड Distracted ठीक है, रखो उसको उनको बढ़िया खाना खिलाओ और उनको बढ़िया स्पोर्ट्स के मैचेस दिखाओ, कभी रिवोल्ट नहीं करेंगे। हाँ सही इसीलिए स्पोर्ट्स इतना पॉपुलर है। वो ग्लैडिएटर के टाइम से है, ठीक है। इटली के जो हमने कोलोसियम देखा है वो भी वही था। रोमन आर्किटेक्चर में भी यही लिखा है कि खाना खिलाओ और ग्लैडिएटर के फाइट्स दिखाओ, वो कभी रिवोल्ट नहीं करेंगे भाई। तो ऐसे ही चलता आ रहा है और आज तक ऐसे ही चल रहा है। सही बात है भाई। भाई लेकिन आपके साथ यार चटक चीजें हो रही है यार, आप किडनैप भी हो रखे हो, वो क्या सीन है भाई, जरा वो भी बताओ। यार ये तो ट्रैवल नहीं था, तब मैं जॉब कर रहा था। आई थिंक मेरी दूसरी या तीसरी कंपनी थी, ठीक है। वहाँ पे तो ऐसी कौन सी कंपनी है भाई जो कीनिया भेज रही है? बंदा ऐसी जगह जॉब पकड़ता है जो US UK तो भेज दे। सो आई वाज एक्चुअली बेस्ड आउट ऑफ ये कहानी एक्चुअली मेरे मम्मी पापा को भी नहीं पता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये सब बताओगे तो आप डर जाएंगे यार, ठीक है। फिर तो ट्रैवल बंद करवा देंगे। कुछ लोग हैं मेरे घर में जिनको पता है, जो मेरे एज वाले हैं, उनको मैंने ये बता दी थी। इस पॉडकास्ट को अगर देख लिया उन्होंने तो उनको पता चल जाएगा। हाँ, पता चल जाएगा। बट ये 10-12 साल पुरानी, 10 साल पुरानी बात है गेस, ठीक है। आई वाज बेस्ड आउट ऑफ जोहान्सबर्ग, ठीक है, साउथ अफ्रीका में जॉब कर रहा था मैं, ठीक है। और वहाँ से आई यूज टू लुक फॉर यू नो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, PR ये सब देखता था। मार्केटिंग का बैकग्राउंड है मेरा। तो मैं ईस्टर्न अफ्रीका मैंने पूरा वैसे ही घुमा है। तंजानिया, कीनिया, ये सब मैंने घुमा हुआ है। मलावी जैसी एक छोटी कंट्री है, वो सब मैंने उस टाइम पे देखा हुआ है सब कुछ। अच्छा, ठीक है। तो कीनिया में एक जगह है मुंबासा, वहाँ पर ये बड़ा होता था कि पकड़ लिया, किडनैप कर लिया, और बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था ये, ठीक है। तो मैं मुंबासा में ऐसे गाड़ी में से बाहर, मेरे को मना था कि गाड़ी से बाहर नहीं जाओगे, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, गाड़ी में ही रहोगे ड्राइवर के साथ। बड़ी लग्जरी लाइफ थी, ड्राइवर होता था, बैग उठाता था, बड़ी लग्जरी लाइफ। मैं निकल गया एक दिन गाड़ी से बाहर, कुछ ऐसे मैं लेकर के आता हूँ भाई ये दुकान से कुछ, ये बाजू में कोई दुकान था, लेकर के आता हूँ। बस यहाँ से दुकान पहुंचा, वो दुकान से वापस गाड़ी पहुंच ही नहीं पाया, वहां से मैं दूसरी गाड़ी में घुसा दिया गया, ठीक है। क्या हुआ, थोड़ा एग्जैक्ट बताओ। तो मैं गया भाई वहां पर सामान खरीदने, छोटा सा कुछ, ठीक है। मुझे कुछ तो भी चाहिए था, मुझे याद नहीं है, शायद स्पाइस चाहिए था, कोई मसाला कुछ तो चाहिए था, ठीक है। छोटा सा दुकान था। मैं वहां तक गया, वहां पर 3 लड़के पहले से खड़े थे जो यही काम करते थे। वहां पर मैं ऑटो इनवाइट करके पहुंच गया और उन्होंने देखा, अरे तो खुद ही आ गया कस्टमर अपने आप ही आ गया, पकड़ा और सीधा उनकी गाड़ी बगल में। कोई वेपन भी थे, गन वन थी उनके पास? भैया वेपन की जरूरत है उनको कहाँ, पतला दुबला सा लड़का है, हाँ। 3 मुस्तंडे, क्या कहते हैं, अफ्रीकन लड़के, हाँ, यूं पकड़ करके बच्चे की तरह गोद में उठा करके अंदर डाल दिया। मैंने तो कोई वो भी नहीं करी। थोड़ा बहुत आइडिया भी था मुझे कि ऐसा होता है यहाँ पर, तो ज्यादा वो नहीं करना है। और वो है ईस्टर्न अफ्रीका वाले ना, थोड़े वेस्ट अफ्रीका से ज्यादा शरीफ हैं, गॉड फियरिंग है, अच्छे लोग हैं, ठीक है। वेस्ट अफ्रीका वाले थोड़े ज़्यादा बदमाश है, करप्शन है, आज भी बड़ा डेवलपमेंट बहुत कम है। ईस्ट अफ्रीका में उस वक्त पे रवांडा करके एक शहर हुआ करता था, वो इतना साफ सुथरा है कि आज भी इंडिया उतना साफ नहीं है। आज भी इंडिया उतना साफ नहीं है जितना वो 10 साल पहले था। तो उन्होंने उठा करके मेरे को अंदर डाला, फिर बढ़िया ले जा करके एक घर में रखा। वहां पर पूछा मुझसे कि नॉन AC की AC क्या प्रेफर करोगे। मैंने बोला भैया अभी किडनैप हुए तो कम से कम AC में तो बिठाओ, ठीक है। तो AC में गया, फिर मुझे बिना पूछे, ये वाला तो पूछा भी नहीं, लाके फैंटा दिया
कि फैंटा पियो, अरे वाह। वी विल बी इन टच। खातिरदारी कर रहे हैं, बढ़िया। कंपनी का नाम बताओ। उनको पता था कि पैसे मैं नहीं दूंगा, कंपनी देगी। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। तो ये पूछा उन्होंने? उन्होंने पूछा कि अपना पूरा डिटेल दो, कहाँ काम करते हो, किस कंपनी के लिए काम करते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, ऐसा सारा डिटेल्स पूछा। ठीक है। जो उनका मेन बॉस था ना, वो बड़ा नाराज हुआ था मुझे देख करके। जब मैं एंटर हुआ था, वो नॉर्मली एंटर हुआ था, ऐसा नहीं कि हाथ वाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, गर्दन पकड़ रखी मैंने, नहीं ऐसे नॉर्मल, चलो इधर चलना है। तो मैं चुपचाप जा रहा था। वहाँ बोलता है कि यार किसको पकड़ के ले आया, मतलब उसने अपनी लैंग्वेज स्वाहिली बोलते कि हैं, पैसा नहीं मिलेगा हाँ, भाई मतलब इसका। मुझे, हाँ भाई मुझे लिटरली वो थोड़ी बहुत समझ में आती थी उस वक्त पे। उसने बोला कि यार तुम्हें और कोई नहीं मिला, इंडियन को उठा के ले आया, तुम क्या पैसा मिलेगा इसका? हाँ। मैं बोला एक साला मैं किडनैप होकर के आया हूँ, उस पर बेइज्जती कर रहे हो मेरी, ठीक है, कि पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। तो भाई $5,000 मिले थे, अच्छी वैल्यू होती है, मतलब मैं तो 4.5 लाख तो अभी भी होते हैं। हाँ वही, ठीक है? 4-5 लाख रुपए हो गए। उनके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है उनका तो उस time सबसे पे। बड़ा अमाउंट होगा मेरे हाँ। ख्याल से। तो नहीं, अंग्रेज को पकड़ते तो शायद ज्यादा मिलता। अच्छा। शायद अंग्रेज, अगर मेरी जगह कोई अंग्रेज होता तो शायद वो 10-20 हजार $25,000। साला यहाँ भी तभी नीचे कह रह रहा गए। था हाँ, वो। यहाँ पर भी भैया ये है हमारे तभी साथ। कह रहा था आज 5,000 ही मिलेगा। हाँ बस ये बात है, ये फैक्ट था कि हमारे लिए 5,000 ही मिलेगा। तो वहाँ पर उसने मुझे रखा और फिर कंपनी से बात हुई, कंपनी ने पैसे दिए, एंड आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन आई गॉट रिलीज्ड प्रॉपर। ठीक है, आज किडनैप हुआ, कल शाम को रिलीज हो गया। ठीक है, कल शाम उस टाइम कोई मिसबिहेवियर आपके कुछ नहीं साथ? भाई। और वो दिनचर्या कैसी रही आपकी? शाम, अगली दिन शाम तक कैसा बीता दिन, किया क्या? मैं 2 घंटे बाद नॉर्मल हो गया था। 2 घंटे तक तो मैं स्ट्रेस में था कि भाई क्या हो रहा है, पर थोड़ा बहुत आइडिया था मुझे, क्योंकि कुछ इंडियंस को मैं जानता था जिनके साथ ये या उनके दोस्तों के साथ कुछ ऐसा हो रखा था। तो मुझे पता था कि ये ठीक से सलट जाता है। तो मैं इतना बहुत स्ट्रेस नहीं था कि अरे भाई मुझे मार वार तो नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। और प्लस मैं समझता भी था कि मैं वहाँ पे कुछ टाइम से था, तो मुझे पता था कि ये वाला जो पार्ट है, फोन वगैरह छीन लिया था? गॉड, हाँ फोन वोन सब ले लिया, सब कुछ ले लिया था। मैं किसी को कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता था। लेकिन 2 घंटे के बाद जो मेरे किडनैपर, उनके साथ बैठ करके चिट चैट कर रहा था भाई, मैं मजे में बात कर रहा हूँ, बात करने में ठीक हूँ। तो मैंने उनके साथ भी बातचीत शुरू कर दी, जो भी उनको टूटी फूटी इंग्लिश आती थी और जो मुझे टूटी फूटी स्वाहिली आती थी, उसमें मैंने उनसे खूब बातें करी है। ठीक है, तो किडनैपर्स के तरह रात बात कर करके गुजारी है, क्योंकि अकेले तो मैं वैसे स्ट्रेस में सो नहीं पाता। तो इससे अच्छा उनसे ही बात कर लो। तो उनकी फैमिली कहाँ है, कौन क्या करता है, घर में कितने लोग हैं, कौन क्या वो कर रहे हैं, मजे में कर रहे हैं बात। सब पूछा मैंने अपने किडनैपर से। ठीक है, सारी बातें करी और उन्होंने मजे में बताया। सो इट्स अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, आई थिंक इट्स स्टिल ऑर्गेनाइज्ड किडनैपिंग है हाँ, ये। बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। उनको पता है इसको उठाना है, कंपनी का नंबर लेना है, कंपनी से पैसे आएंगे। बिकॉज व्हेन आई गॉट बैक, देन माय मैनेजर, कंट्री मैनेजर, ही टोल्ड मी कि भाई तेरे कॉन्ट्रैक्ट में 3 बार लिखा है, 3 बार जब किडनैप होगा तो 3 बार हम तुझे बचाएंगे। सो यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि अगर तू अपने कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन के दौरान अगर 4थी बार किडनैप होता है तो दैट रैंसम यू हैव टू पे ऑन योर ओन। ये किडनैपर्स भी अवेयर है इस बात से कि कंपनीज वाले बचाते हैं, 3 बार तक बचा सकते हैं, पैसा वही बार का देंगे, पता नहीं, लेकिन पैसा सब वही देंगे, कंपनी वाले सब पता पैसा है देते हैं। ये किडनैपर्स को पता है, क्योंकि जब आप एज ए एक्सपर्ट कहीं जाते हो तो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो कंपनी का ही होता है, क्योंकि उन्होंने आपको वहाँ पर बुलाया है, वर्क वीज़ा दिलवाया है, सब कुछ दिया है। तो दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फॉर यू, खाना पीना रहना सब कुछ। वो साउथ अफ्रीका का रूल है। मेरे ख्याल से ज़्यादातर कंट्रीज में ऐसा ही रूल है। इट्स नॉट ओनली अबाउट साउथ अफ्रीका, कि जो कंपनी आपको बुलाती है, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फॉर यू। तो हमारी सेफ्टी भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो इसलिए वो पैसे वैसे देते हैं। तो that was one good thing which I think I will cherish all my life. ये कहानी मैं जब भी बैठता हूँ ना कहीं पर नए लोगों के साथ, तो कहानी जरूर सुनाता हूँ मैं। भाई ये तो सही में वो बैठ के ना इस पे हंसो भाई, वो वाली बात है कि भाई क्या ही हो रहा And है। this could have gone wrong also. हाँ। जब तक वो सही पूरा हो नहीं जाता है, तब तक उस मोमेंट में आपको पता नहीं होता है कि सही बात है क्या भाई। टर्न आउट होगा, ये किधर जाएगा, कुछ भी हो सकता है, भाई दिमाग वो खराब हो है गया। तो क्रिमिनल्स ही यार, उन्हें चाहिए तो पैसे ही, कुछ और लोगों बात के हो साथ जाए। गलत भी हुआ ही है। ऐसा नहीं है कि इट हैज ऑलवेज एंडेड वेरी गुड फॉर ईदर ऑफ देम। उनके साथ गलत भी हुआ है, गोलियां भी चली हैं, पुलिस वाले भी कभी कभी इन्वॉल्व हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कभी वो टर्न आउट गलत नहीं हो सकता है, अनलेस यू आर आउट ऑफ इट एंड देन यू स्टार्ट लाफिंग ऑन इट कि अरे यार ऐसा हुआ था। हाँ भाई वो भी था ना, आप भी शांत थे, अगर कोई वैसे चौड़म चाड़ी में करता कुछ हो भी सकता था वो उसके। तो देखो यार, देखो द वन थिंग व्हिच आई हैव लर्नड एज अ ट्रैवलर इज दैट द लीस्ट यू डू, एस्केलेट कहीं पर भी हो सकता है सिचुएशन, आपका सबसे पहला काम होता है उसको डी एस्केलेट करना। नो मैटर आप कितने इगोइस्टिक हैं, नो मैटर आप कितने शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, एग्रेसिव हैं अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ में, अपने देश में, अपने घर में, जब आप बाहर घूम रहे हो तो आपको डी एस्केलेट ही करना है, क्योंकि वही आपके लिए सबसे पहला और सबसे आसान और सबसे सेफ रास्ता है। वहां पर अगर आपने ईगो दिखाई या एग्रेसिव हुए किसी भी रीजन से,
मैंने इंडिया में बहुत फाइट्स करी होंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कल को किसी और देश में जा करके फाइट कर लूँ या करने की कोशिश करूँ। हाँ और उसका दूसरा रीज़न मुझे ये लगता है, जब मैं यूट्यूब पे आया तो ऐसा नहीं है कि ऐसा होता नहीं है, बहुत बारी कॉन्वर्सेशन हुए हैं, मेरे हीटेड आर्गुमेंट्स हुए हैं, और मेरे हीटेड आर्गुमेंट सबसे ज़्यादा एक ही टॉपिक पे होते हैं, जब व्हेन समबडी से समथिंग अगेंस्ट इंडिया। जो कि मोस्टली होता ही है नहीं होता भाई, हमने तो बहुत देखा है यार, मतलब कि इंडिया के अगेंस्ट ही बोल रहे होते हैं नहीं लोग। नहीं, देखो मेरे साथ ना, मैं 10-12 साल में मैं 2 या 3 बार से टकरा हूँ। एक बार एलए में एक कैब ड्राइवर टकराया था मुझसे, जो गलत बोल गया था इंडिया के बारे में। क्या बोला था उसने? You guys so much corruption, you loot each other, you don't have money to this and that, and then उसके ऊपर मैंने उसको पूरी उसके अमेरिका की राम कहानी सुनाई उसको, कि तू अमेरिकन है ना, चल आजा तुझे मैं अमेरिका की हिस्ट्री बताता हूँ, टैक्सेशन बताता हूँ, तुझे बताता हूँ कि तू एलए में कितना कमाता है और कितना देता है, और उसमें कौन सा पैसा तेरे लिए कितने काम में आ रहा है। ये मुझे उससे ज़्यादा पता था, ठीक है। तो उसको मैंने राम कहानी सुनाई, वो मुझे एलए एयरपोर्ट छोड़ रहा था, ये 2019 की बात है, ठीक है। मुझे UCLA से एलए एयरपोर्ट छोड़ रहा था, 1 घंटे का रास्ता है, करीब 50 मिनट का। 10 मिनट उसने बोला था, 40 मिनट मैंने बोला था। हाँ। क्योंकि ये इस पे मैं ट्रिगर हो जाता हूँ, हाँ। ठीक है। मैं इस पे छोड़ता नहीं हूँ, किसी को नहीं छोड़ता हूँ। ये तो कैब ड्राइवर था, मैं गया था, एक और दोस्त है मेरा, उसके साथ गया था आइसलैंड। ये 2023 सितंबर की बात है, ठीक है, 24, हाँ 23 सितंबर की बात है। वो पहले ही दिन, आइसलैंड में ना बड़े कोल्ड लोग हैं, हम पहुंचे रेकियाविक कैपिटल, और वो खाना, मेरा जो दोस्त है ना उसको खाना बनाने का बड़ा शौक है। बोला मैं खरीदूंगा सामान ग्रोसरी से, चिकन खरीदूंगा, मुर्गा भात बनाऊंगा। हाँ ठीक है भाई चल आजा। तो ग्रोसरी में घुसे, उसको, मैं कुछ और ढूंढ रहा था, उसको किसी ने बोल दिया। और एक मिनट, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप ना कैसे बिहेव करते हो इस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपके साथ क्या होता है, ठीक है। मुझे आज तक इमिग्रेशन पे कहीं पर, मैंने बहुत सुना है लोगों से कि यार इमिग्रेशन पे इंडियन पासपोर्ट देख करके रोक लिया। भाई मेरे पास सिंगल केस नहीं है मेरे 12 साल की हिस्ट्री में। अच्छा। आज तक मुझे कभी कहीं पर किसी ने रोका ही नहीं है, एक, और इतना हंसते हंसते वेलकम किया ना, वेलकम टू माई कंट्री। तो ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। और एक और चीज़ मेरे साथ बहुत बार होती है जो मुझे पसंद नहीं आती है, वो ये है कि मुझे लोग बोलते हैं यू आर नॉट लाइक अदर इंडियंस, और ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे ही जैसे हैं इंडियंस, बहुत बेकार इंडियंस यहाँ पर आकर के नाम खराब करके गए हुए हैं हमारा। हाँ। इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है कि इंडियंस मेरे जैसे नहीं होते। यार इंडियंस मेरे ही जैसे होते हैं सब, मेरे, मैं कोई अलग से थोड़ी आया हूँ, मैं ही, मेरे जैसे ही सारे मेरे दोस्त हैं, घर वाले हैं, सब तो मेरे जैसे हैं। सही बात है। आपके पास गलती से जो पहुंचे वो सब बेकार लोग हैं। तो ये ना, आप क्या बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करके चल रहे हो, इस पर बहुत डिपेंड करता है कि सामने वाला आपसे कैसे बात करेगा। फिर वो रेसिज्म में हम बोल देते हैं कि यार हमारे साथ रेसिज्म हुआ, शायद आपको पता नहीं चला, सबकॉन्शियसली पहले आपने उसको ट्रिगर किया है, क्योंकि वो शायद ना हेलो बोलते हैं पहले हंस के, उसके बाद अगली कॉन्वर्सेशन करते हैं। हम इंडियंस जाकर के बोलते हैं भैया ये कहाँ होगा रास्ता, आपने अपनी तरफ से मेलो डाउन करके टोन बोला, लेकिन उसके हिसाब से वो रूड हो गया है, क्योंकि आपने ना हेलो बोला, ना ग्रीट किया, ना स्माइल किया, और आप सीधा पहुंच गए कि भैया रास्ता कहाँ है, हाँ। कौन लग रहे हैं आपके, उनके कल्चर में नहीं है वो। तो उसके बाद वो उसने रूड होकर के कुछ बोल दिया, तो हमने बोला यार ये तो बड़ा रेसिस्ट है, हमसे तो ठीक से बात ही नहीं करी इसने। यू हैव टू नो हाउ टू बिहेव विद देम इन देयर ओन कंट्री, बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉट अवेयर कि आपका कल्चर क्या है। तो आप पहले उनके हिसाब से बात करो, देन लेट देम नो कि भैया हमारे यहाँ तारुफ करते हैं, नाना बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सीधा सीधा पूछ लेते हैं, वट एवर, ठीक है। ऐसे आइसलैंड में उस बंदे के साथ उसने बोल दिया दूर से चिल्ला करके, ए यू इंडियन, और मेरे कान में पड़ गई वो बात। हाँ। और उसने उसको डीएस्केलेट कर दिया, क्योंकि ये सबसे पहली चीज, उसने समझदारी का काम किया। उसने गया, वो वहां पर गया, उसने बात करी 2 मिनट बात करने के उसको समझ में आ गया कि ही इज अ स्टूपिड गाय। हाँ। लेकिन मुझे मैं ट्रिगर हो गया था क्योंकि उसने इंडियन बोला था, ठीक है। और मैं पहुंच गया उसके पास, मैंने बोला कि तू क्या कर रहा है, तू जा मुर्गा खरीद, मैं जरा अंकल को बता के आता हूँ कि इंडिया क्या है, ठीक है। और मैं उनके साथ कॉन्वर्सेशन में घुस गया। ही वॉज अ साइंटिस्ट, कोई नॉर्मल बंदा नहीं था कि पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, ठीक है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी का रिसर्चर है वो, पैरानॉर्मल से रिसर्च करता है। तो मैंने बोला कि मैंने बोला कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट, व्हाई यू लाफ्ड एंड एवरीथिंग। बोला या इंडिया इज अ फनी कंट्री, यू नो, यू स्टिल हैव स्नेक्स एंड वही वो कौन सी वही नमस्ते लंदन, स्नेक चार्मर कह रहा, स्नेक चार्मर सेम रिपीट कर दिया उसने, यू हैव सो मेनी दिस एंड दैट। मैंने बोला कि व्हाट डू यू डू सर? सो बोला कि आई एम अ साइंटिस्ट, आई डू रिसर्च ऑन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। आई थिंक यू आर अ वेरी बिजी मैन, यू डोंट रीड न्यूज, राइट? So he said that, no, I read news. बोला क्या बात कर रहे हो, अभी परसों इंडिया became the first country to land on the southern part of moon as well. उसी वक्त की बात है, चंद्रयान जब साउथ पार्ट में लैंड हुआ था। I don't think you got that news. And मुझे तो लगता है कि आइसलैंड का अपना कोई सैटेलाइट भी नहीं है सर, है क्या? मतलब मैं तो एकदम चिढ़ गया था ना, तो मैं तो ऐसे से ही शुरू हुआ कि हम तो मून के साउथ पार्ट पे भी पहुंच गए और आइसलैंड का तो अपना खुद का सैटेलाइट भी नहीं है। आप तो यूके और दूसरे के सैटेलाइट पे अपना फोन नेटवर्क चला रहे हो। हाँ। तो आप क्या बात कर रहे हो हमारे बारे में, ठीक है।
The conversation started like this, ended after 20 minutes of conversation, ended at shaking hands, saying that India seems like a very amazing country. One day I will visit India. This ended there. भाई सही क्लास लगा दी तुमने। बढ़िया यार। मेरे को लड़ाई नहीं करनी थी उससे। वही कर दिया मेरे अक्षय को- कुमार वाला तो। हाँ, नहीं पता है क्या, वो ना आपको लड़ाई नहीं करनी होती है, आपको ये प्रूव करना होता है अपने कॉन्वर्सेशन से कि आप जो इंडिया के बारे में सोच रहे हो ना वो इंडिया है नहीं, एंड आई रिप्रेजेंट इंडिया। यू आर सही बात टॉकिंग है। टू अ गाय हु नो व्हाट इंडिया इज एंड व्हाट इंडियंस आर अबाउट, एंड इट इज वे बेटर देन व्हाट यू थिंक अबाउट अस। एंड माई focus was not to demean him, my focus was to impress him कि भाई इंडिया टेक्निकली और हर फील्ड में इतना आ गया ना दैट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वैल्यूएबल कंट्री। आप अपना परसेप्शन चेंज करो और हो सके तो हमारे यहाँ घूम करके जाओ कभी, फिर आप भूलोगे नहीं कि इंडिया क्या चीज़ है। एंड आई द कॉन्वर्सेशन एंडेड एट दैट पॉइंट। भाई वैसे यही परसेप्शन जो यंगस्टर्स है वहाँ पे, जैसे आइसलैंड नहीं पूरे यूरोप में ले लो, सबका थोड़ा इंडियंस को लेके यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये तो भाई तो मतलब अनसेफ फॉर चिढ़ते गर्ल्स, ज्यादा है। ये तो हमने हर किसी से सुना है कि इंडिया आई कांट विजिट देयर अलोन, हाँ। इज इट सेफ टू विजिट देयर अलोन? देखो इसमें थोड़ा बहुत फैक्ट तो है भी, इस एक पॉइंट के ऊपर तो मैं थोड़ा शेम्ड भी हो जाता हूँ बात करने में, क्योंकि इंडिया में जितना होता है ये, मतलब अगर हम बड़े शहरों को छोड़ दें छोटे शहरों में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं यार। भाई दिल्ली चर्चे में इसलिए आया हुआ है वर्ल्ड वाइड कि यहाँ पे सबसे अनसेफ है। तो ये होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया इज़ द ओनली कंट्री, या फिर ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं होता है। अगर मैं ब्रूटैलिटी की बात करूं तो रिसेंटली ऑन मैक्सिकन एरिजोना बॉर्डर जो है वहाँ पर एक 12 साल की लड़की गॉट रेप्ड एंड मर्डर्ड एंड कट इनटू पीसेस, लेकिन वो वेस्टर्न मीडिया है, वो न्यूज़ यहाँ उछल करके आपके आज तक पे पहुँचेगी ही नहीं कभी, ठीक है, तो इसलिए वो रह जाती है न्यूज़। और बाहर ही ऐसी न्यूज ही जाती है इंडिया के बारे में मोस्टली। हाँ, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ कनाडा के बारे में, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ, अभी वो बनी नहीं है वीडियो, बट आई कैन टॉक अबाउट दैट टॉपिक। एक जगह है कनाडा में जहाँ पर मेरी गाड़ी अभी खड़ी है, मैं समर्स जब आ जाएंगे तो मैं वापस जा करके वहाँ से वो रोड ट्रिप वापस कंटिन्यू करूँगा। ठंड में गाड़ी वहाँ एयरपोर्ट पे लगा के मैं इधर आ गया हूँ, ठीक है। उस जगह पे अल्बर्टा में एक रोड है जिसको कहते हैं हाईवे ऑफ टीयर्स, आंसू का हाईवे। उसको वो हाईवे ऑफ टीयर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि पिछले 40 साल से वहाँ पर लड़कियाँ गायब हो रही हैं, रेप की जा रही हैं, मारी जा रही हैं, लाशें मिली हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट है मेरे ख्याल से 50 या 48 लोग जो मिल चुके हैं, गायब होने के तो बहुत हैं, लेकिन 48 जो डेड बॉडीज मिल चुकी हैं, और ये पिछले 40 साल से हो रहा है विदाउट अ सिंगल अरेस्ट इन लास्ट 40 ईयर्स। एक भी अरेस्ट नहीं है। हाईवे के ऊपर बोर्ड लिखा हुआ है कि गर्ल्स प्लीज डू नॉट हिच हाइक, मतलब लिफ्ट मत मांगो बिकॉज द किलर इज ऑन द लूज। ये लिख रखा है गवर्नमेंट ने कि भैया किलर जो है वो खुला घूम रहा है, आप हाईवे पे लिफ्ट विफ्ट मत मांगो किसी से, क्योंकि कोई लिफ्ट देने वाला ही हो सकता है किलर हो। ये लिख रखा है लड़कियों के लिए, क्योंकि आज तक कोई अरेस्ट ही नहीं हुआ है। एंड इट इज़ वेरी रेसिस्ट ऑल्सो, डायरेक्टेड टूवर्ड्स दी एबॉरिजिनल्स, नेटिव जो लड़कियां हैं कनाडा की, जो अंग्रेज नहीं है, गोरी नहीं है, उनके साथ ही होता है। लेकिन ये न्यूज़ में तब आया जब एक अंग्रेज लड़की के साथ भी ये हो गया, मेरे ख्याल से 2003 में या 93 में, मुझे ये डेटा अच्छे से याद नहीं है कि वो 93 की बात है कि 2003 की बात है, बट इसमें एक गोरी लड़की के साथ हो गया। शी गॉट रेप्ड एंड मर्डर्ड एंड देन द बॉडी वाज फाउंड एंड देन इट गॉट इनटू वेस्ट, लाइक मीडिया न्यूज़ का वो पार्ट बना कि भाई लड़कियां मर रही है। फिर पता चल रहा है कि भाई ये तो पिछले 30-35 साल से लड़कियां मरती आ रही हैं उस पर्टिकुलर हाईवे के ऊपर, और कोई और सिर्फ लड़कियों के साथ, सिर्फ लड़कियों के साथ हो रहा है। तो इसके बारे में आपको पता था कनाडा के इस जगह, और ये कनाडा वेस्टर्न पार्ट डेवलप्ड कंट्री, सबसे अच्छा हैप्पीएस्ट कंट्री में आता है, यूएस से ज़्यादा सेफ माना जाता है, ठीक है, और ये हो रहा है वहाँ पे। एंड वहाँ पर जो एक जिनसे मेरी बात हो रही थी, जो मैडम है जिनके साथ मैं ये कर रहा हूँ, वो वहाँ पर एक जज हैं जो इन सारी चीज़ों को देख रहे थे कि जो केसेस आएंगे वगैरह वगैरह। 20 साल तक वो उस जगह पे जज रहे, और 20 साल के बाद पता चला कि ही हिमसेल्फ हैज़ बीन मोलेस्टिंग ऑल सो मेनी गर्ल्स फ्रॉम दैट एबॉरिजिनल्स। और गर्ल्स क्या बोलूँगा मैं, 12-12 से लड़कियों को गर्ल थोड़ी बोलोगे तो किड हो, बच्चे हो गए यार। वो तो 12 साल से लेकर के पता नहीं किस उम्र तक के कितनी सारी लड़कियों के साथ उन्होंने सेक्सुअली अब्यूज़ किया है, और सज़ा कितनी मिली उनको पता है? ये होने के बाद, एक्यूज्ड होने के बाद, प्रूवन गिल्टी के बाद 2 साल, बस 2 साल का जेल मिला उनको। बट कैंसर वैंसर हो गया उनको, जेल में ही मर गए वो। तो एवरीबडी वाज हैप्पी कि भैया भगवान ने तो सही दे दिया उनको वो। बट दिस इज ऑल्सो अ रियलिटी ऑफ अ कंट्री लाइक कैनेडा,
और ऐसी कई सारी स्टोरीज आपको यूएस की भी मिल जाएंगी, सही बात। ठीक है, बट वो स्टोरीज हमें पता नहीं है। भाई वो ये हो हर जगह रहा है पर बदनाम इंडिया कर रखा है। हाँ देखिए, वो होना तो कहीं भी नहीं चाहिए, हाँ ठीक है। इंडिया में अगर 1% भी कम हो रहा है अगर वहां से, तब भी गलत ही है, नहीं होना चाहिए, सही बात है। ठीक है। लेकिन अगर हो रहा है और मामला तूल पकड़ रहा है, ठीक है, लोग हमारे यहाँ नहीं आएंगे और अभी हम बदनाम हो रहे हैं, लेकिन ग्रेटर गुड के लिए मुझे लगता है ठीक है। इतना हल्ला मचा दो कि इंडिया में इतना स्ट्रिक्ट लॉ आ ही जाए कि मतलब ये होना ही बंद हो जाए। हाँ। तो ग्रेटर तो गुड ही है ना, ये एक बार बदनाम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कल को कम से कम 5 साल के बाद हमारे यहाँ होगा ही नहीं, फिर कुछ ऐसा लॉ आ जाएगा तो मैं तो खुश हूँ, ठीक है, बदनाम करो कोई बात नहीं, तो अभी लॉ लाओ, लेकिन इसके आगे सही बात है भाई। भाई आपकी एक रोड ट्रिप भी थी, आपने कवर करी थी 7,000 किलोमीटर की जो थी अलास्का वाली, वो बताओ 7,000 कितना था? 7,000 7,000 भाई बताओ उसके बारे में थोड़ा। तो वो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस हाईवेज आप बता डेंजरस हाईवेज है, हाँ। मतलब अभी तक जो भी मैं बड़ा काम मेरे हिसाब से जो किया ना, वो सबसे बड़ा है अभी तक का। वो इट वाज अगेंस्ट माय ओन सेल्फ, ठीक है। मुझे ऐसे अकेले जगह पे जाने में बहुत एक्साइटिंग लगता है, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट फटती है, फैक्ट है। और अभी 10-12 साल हो गए हैं घूमते हुए, अब आइसलैंड देख लिया है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी जगह देख ली है, साउथ अमेरिका देख लिया, सारा कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, एक अंटार्कटिका नहीं हुआ है बस। और कभी न कभी वो भी हो जाएगा, और उसकी भी एक्साइटमेंट कुछ खास है नहीं, क्योंकि अंटार्कटिका में जैसा दिखता है वैसा मैंने बहुत सारी जगह पे देख लिया है थोड़ा बहुत। तो एक एक्साइटमेंट जो लेक और ये सब देखने की ना, वो है नहीं। अब कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना है जो नहीं किया है, तो इसी धुन में निकल गया मैं। एक जगह है डेड हॉर्स, नाम भी ऐसा सही है, घोड़ा मर गया, डेड हॉर्स। बिल्कुल अलास्का जो स्टेट है वो कनाडा के भी ऊपर आता है, ठीक है। यूएस के ऊपर कनाडा, कनाडा के ऊपर अलास्का आता है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे, बिल्कुल आर्कटिक ओशन पे जाकर के उसका एक बॉर्डर कंप्लीट होता है। मतलब उसके बाद वो पूरा आर्कटिक ओशन है और नॉर्थ पोल ही है, वहां तक एक रास्ता जाता है। दिस इज द मोस्ट नॉर्दर्न रोड, उससे ज्यादा आप नॉर्दर्न ह्यूमन काइंड ने नहीं बनाया है अच्छा। रोड, ठीक है। तो टोरंटो जो है वो एकदम ईस्टर्न पार्ट में है। कुछ टाइम के लिए मैं टोरंटो में बेस बना करके रखा था मैंने अपना, तो वहाँ पर मेरे पास गाड़ी थी। मैंने सोचा कि एक लंबा ट्रिप, कुछ मतलब मुझे हर देश के हर कोने में ना थोड़े थोड़े टाइम रहना है, तो अभी के लिए वो पार्ट जो है वो टोरंटो था। तो मैंने बोला कि एक लंबा सा रोड ट्रिप करके टोरंटो से गाड़ी लेकर के वहाँ तक जाऊँगा। हाँ। 7,000 किलोमीटर देखूंगा कि पूरा कनाडा कैसा है, और गाड़ी के अंदर ही सोऊंगा, कोई होटल नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा। तो गाड़ी के ऊपर मैंने लगाया टेंट, अंदर लगाया बढ़िया एकदम सारा अपना इलेक्ट्रिसिटी का हिसाब किताब, खाने पीने का, नहाने का, धोने का, हर चीज़ का हिसाब किताब गाड़ी के अंदर लगाया मैंने, कि मैं बिना ऑफ ग्रिड में 1 हफ्ते रह सकता हूँ। एक बार 1 हफ्ते में आऊँगा, पानी वानी भरूंगा, फिर मैं 1 हफ्ते रह सकता हूँ, फ्रिज व्रिज सब है गाड़ी में। ऐसा गाड़ी लेकर के मैं निकला उस 7,000 की ट्रिप पे। जो आज़ादी मुझे महसूस हुई कि कोई लेक मिला बढ़िया सा, कोई पैसे वैसे कोई नहीं ले रहा भाई, कोई कुछ नहीं मांग रहा। जो कैंप ग्राउंड्स होते हैं वहाँ लेते पैसे। बहुत ऐसी जगह है यूएस में जहाँ पर आप उसको बोलते हैं वाइल्ड कैंपिंग, कहीं भी गाड़ी लगाओ, सो जाओ। हाँ। तो लेक है बड़ा सा, सुपीरियर लेक, समुंदर जैसा दिखता है। सुपीरियर लेक में इतना पानी है कि अगर उसको फैला दो तो बिहार और झारखंड डूब जाएगा, ठीक है, इतना पानी है उसके अंदर। वो साइज में झारखंड से बड़ा है अच्छा। एज अ स्टेट, और बिहार से थोड़ा सा छोटा है, सिर्फ साइज में इतना बड़ा लेक है। तो पूरा समुंदर ही है। वहाँ पे गाड़ी लगाई, गाड़ी लगा करके मस्त सो रहा हूँ, और कोई मेरे को स्ट्रेस नहीं है कि कब सोना है, कब उठना है, किसी को पैसे देने, 1 दिन रुकना है कि 1,000 दिन रुकना है, कुछ नहीं कोई बोलने वाला है। उस आज़ादी के साथ मैं गाड़ी चलाता 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 7,000 किलोमीटर दूर पहुंच गया। अरे बाप रे। और उसमें कितने दिन तक ड्राइव करी आपने? मैं जल्दी जल्दी कर रहा था, क्योंकि ना विंटर आने वाला था, और विंटर में जहां मैं जा रहा था ना वहां -60 तक भी जाता है। अच्छा। -40 तो जाता ही जाता है। -40 का मतलब हो गया अगर आप वहां पर फंस गए और गाड़ी आपकी 1 घंटे भी बंद हो गई तो उसको मौत कहते हैं। वो मौत ही है, क्योंकि आप 1 घंटे से ज़्यादा कितना भी आप पहन लो, सब कुछ कर लो, आप 1 घंटे से ज़्यादा बाहर सर्वाइव नहीं कर पाओगे, मैक्सिमम 2 घंटे। और मैं तो इंडियन हूँ यार, मैं +40 में दिल्ली में रहा हूँ। हाँ। मैं कहाँ -40 में सर्वाइव कर पाऊंगा। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी गया था, क्योंकि मैं थोड़ा लेट था, सितंबर अक्टूबर का टाइम था वो। अच्छा। तो मैं भगाता भगाता गया, और आखिरी का जो 800 किलोमीटर, एक शहर आता है फेयरबैंक्स अलास्का में, छोटा, सेकंड बिगेस्ट सिटी ऑफ अलास्का है। वहाँ से लेकर के ऊपर तक, जहाँ पर बिल्कुल आर्कटिक ओशन खत्म शुरू होता है, जहाँ पर अलास्का एंड हो जाता है बिल्कुल, वहाँ तक 800 किलोमीटर है वो, 850 किलोमीटर करीब। उस 850 किलोमीटर का नाम है डाल्टन हाईवे, जिसको मोस्ट डेंजरस हाईवे इन द वर्ल्ड कहा जाता है। अच्छा। क्योंकि उस 850 किलोमीटर में ना कोई सर्विस है, ना कोई लोग हैं, ना नेटवर्क है। कुछ भी हो गया आपको, आपकी गाड़ी को, तो आप ऑलमोस्ट डेड ही हैं। नेटवर्क भी नहीं आता, कुछ नहीं है भाई,
और प्रॉपर रोड भी प्रॉपर नहीं है, ऐसा है? रोड भी प्रॉपर नहीं है, मेंटेन्ड नहीं है, क्योंकि ट्रक्स के लिए बनता है, क्योंकि जो आखिरी पॉइंट है डेड हॉर्स वो कोई टाउन नहीं है, वो सिर्फ एक ऑयल एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे ऑयल रिफाइनरी है और लोग वहाँ पर सिर्फ वर्कर्स रहते हैं जो ऑयल का काम कर रहे हैं, जो समुद्र के अंदर से ऑयल निकाल जा रहा है। अच्छा। कोई स्कूल या कुछ नहीं है, और वो भी टोटल 3,000 या 2,500 लोग रहते हैं। हाँ। बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो वो रास्ता सिर्फ ट्रक्स के लिए यूज होता है, जो वहाँ पर ऑयल ले जाने के लिए या उससे रिलेटेड चीज़ों को लाने ले जाने के लिए वो हाईवे बनाया गया है। तो वो कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये बस फितूर है कुछ लोगों का, मेरे जैसे और भी लोग जैसे जो हैं, जो वहाँ जाते हैं कि हमको वहाँ जाना है बस। हाँ। क्योंकि वो हमारे लिए वो रोड है ही नहीं। अब जहाँ ट्रक चल रहे हैं और रोड भी कहीं ऐसे जा रही है तो कहीं बिल्कुल ऐसे जा रही है, और कीचड़ हो गया, स्लशी अगर हो गया है तो ट्रक्स चढ़ ही नहीं पा रहा, ट्रक्स वापस पीछे स्लिप कर गया, तो अगर आप उसके पीछे हो तो आप मरोगे ही। तो वो थोड़ा ऐसा सा है रोड, और बहुत डेंजरस रोड है, बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस रोड है। सबके शीशे फूट जाते हैं, मेरे नहीं फूटा, एक चंका तो थोड़ा मेरा भी, लेकिन फूटा नहीं, क्योंकि वो जो ट्रक कभी कभी क्रॉस होता है तो गिट्टियां उड़ती हैं, क्योंकि गिट्टी है। हाँ। और गिट्टी उड़ेगी और वो शीशे पे लगेगी और शीशा फूट जाएगा। जो बाइकर्स जाते हैं, वो जब ट्रक आता है तो बाइक रोक करके और बाइक के पीछे से छुप करके खड़े होते हैं वो, हाँ। ताकि वो ट्रक से उड़ करके जो आएगा तो वो उनको लगे ना। ठीक है, सो इतना डेंजरस माना जाता है उस रोड को, उस हाईवे को। उस हाईवे पर इंडियन, जितना मैंने रिसर्च किया, कोई भी इंडियन अकेला नहीं गया है। मैंने बहुत ढूंढा कि कोई ऐसा बंदा है कि जो अकेला गया हो। और जो एक दो ट्रैवलर्स है जिनको मैं फॉलो करता हूँ, एक ईवा जो बेक है, उसको वो लड़की है वो, और वो ऐसे ऐसे काम करती है ना कि वो मतलब अंदर ऐसे हो जाता है कि भाई यार, और अपन सोचते हैं ना से कि अपन तो मर्द हैं, बेकार बात है, लेकिन फिर भी एक प्री कंसीव्ड नोशन तो ये ना कि भाई बंदी ने कर लिया तो हम क्यों नहीं कर सकते। वो भी नहीं गई वहां पर अकेले। अच्छा। तो मैंने बोला कि ये एक ऐसी चीज है जो मैं किसी को भी नहीं जानता जिसने अकेला किया है, तो मुझे गुदगुदी हो रही है, मैं करना चाहता हूँ इसको। भाई मैंने गाड़ी निकाली और निकल गया, और वो 800 किलोमीटर, इट्स अ टर्मोइल ऑफ इमोशंस। मतलब वो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, मरते दम तक मैं जिसके सामने बैठूंगा मैं वो 800 किलोमीटर के बारे में बात कर सकता हूँ कि उस 800 किलोमीटर में जब आप नहीं देखते हो किसी को, आप सिर्फ जानते हो कि यहाँ अगर आपको कुछ भी हो गया तो यू आर ऑन योर ओन। ठीक है, पिछले 50 साल में एक गोल्डन ट्रायंगल करके एक एरिया कहा जाता है अलास्का में, जिसका पार्ट वो हाईवे भी आता है, 22,000 लोग गायब हुए हैं। इट्स अ वेरी बिग नंबर फॉर दैट स्मॉल एरिया। ठीक है, और जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लोग भी हैं। अमेरिका का एक पॉलिटिशियन है, कोई लोअर लेवल का, लोकल लेवल का पॉलिटिशियन, हमारे एमएलएज होते हैं, उस तरीके के भी कुछ लोग थे। एक पूरा काफिला था 4-5 लोगों का, वो भी गायब हो गया। तो चॉपर से ढूंढा उनको, नहीं मिला। वो 22,000 में से आज तक एक भी बंदा नहीं मिला, एक भी मतलब डेड बॉडी भी नहीं मिली है। 22,000 लोग हैं, और ये बहुत बड़ा नंबर है उतने छोटे से एरिया के लिए, कि कैसे हो सकता है ये। इस इंफॉर्मेशन को जानते हुए मैं गाड़ी लेकर के अकेला निकल गया, और ना मुझे आगे कोई दिख रहा है ना पीछे, क्या बोलते हैं वो, ना बंदा ना बंदे की जात। ठीक है, वो कोई दिख ही नहीं रहा भाई। तो कभी तो डरेगा आदमी, कितना मोटिवेट हो जाएगा, कितना रियल हिट के पॉडकास्ट सुन लेगा। रात को स्ट्रीट लाइट्स कुछ नहीं, लाइट्स थी उधर, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। लाइट्स की तो हम क्या बात करें, वो तो सर्विस ही नहीं है, कोई दूर दूर तक कोई दिख ही नहीं रहा। Shit भाई। और उसमें अगर, और मैंने पॉडकास्ट बहुत सारे वो कर रखे थे डाउनलोड, तो धड़ धड़ मौका नहीं मिला था, तो धड़ धड़ डाउनलोड करके सुनता हो जाऊंगा। रियल हिट का एक पॉडकास्ट आया था उसमें, हाँ। वो इतना गलत था मेरे लिए उस रास्ते के लिए, हॉरर वाला कुछ शुरू हो गया। मैंने बोला यार ये क्या शुरू हो गया, कोई छलावा आ गया भाई ये तो बहुत ही गलत चीज शुरू हो गया। दिन में धूप निकली हुई फिर भी डर लग रहा है। तो वो पॉडकास्ट खत्म हुआ, देखा था, फिर बीच में बंद कर दिया? नहीं, वो पूरा नहीं देख पाया था मैं। ओ भाई, मतलब मैं बीच में बंद कर दिया, वो देखने मतलब बनता ही नहीं था वो। हाँ भाई, मतलब वो एकदम उस टाइम गलत तो था चाहिए ही नहीं वो zone। हनुमान चालीसा चलाना था यार, और क्या चला लिया था। सही बात है। तो वो मतलब इतना पर लेकिन क्या होता है ना कि कुछ काम कर जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जीज काम कर जाती हैं, क्या काम कर जाता है। मतलब एक पॉइंट ऐसा आया था जब मैं बहुत डर गया, मैंने गाड़ी देखी नहीं, और एकदम एंग्जाइटी होने लगी मुझे कि पता नहीं यार, समझ सा नहीं आ रहा है, कुछ गलत सा हो रहा है, कुछ लग नहीं रहा है ठीक सा ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि समथिंग बैड विल हैपन। फियर ऑफ अननोन में चला गया मैं। हाँ। जैसे मैं गया ना, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि भाई, और वो 800 किलोमीटर कहने के लिए 800 किलोमीटर, बट रोड इतना खराब है कि वो जो बीच का एरिया है 400 किलोमीटर, वहां पहुंचने में आपको 8 घंटे लगते हैं। अच्छा। वो 400 किलोमीटर आप 8 घंटे में कंप्लीट करते हो। आप बहुत फास्ट जाओगे तो 6 घंटे में, जो कि आपको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इतने गड्ढे हैं उस रोड में कि अगर गलती से भी आप गए उस गड्ढे में, आपका टायर गया, और टायर गया ऐसे रोड पे जहां आपको कोई सर्विस ही नहीं मिल सकती हो, आप अकेले कितना आप उसको ठीक करोगे। तो यू हैव टू बी सुपर केयरफुल। 50, 60, 70 ऐसी स्पीड पे आप जाते हो तो 400 किलोमीटर कंप्लीट करने में भी 8 घंटे लग जाते हैं आपको। हाँ। वो 8 घंटे से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मिडिल पे पहुंचने वाला हूँ, वहां पर एक छोटा सा एस्टेब्लिशमेंट है तेल के लिए,
और एक शायद रेस्टोरेंट है जो ट्रक स्टॉप के लिए बना हुआ है, ट्रकर्स वहाँ पे रुकते हैं। मैं वहाँ पहुँचने ही वाला हूँ लेकिन वो साला आ ही नहीं रहा। अब आखिरी तक आते आते 7-8 घंटे का मैं पेशेंस लूज होने लग गया कि भाई वो जगह आ ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ है, जगह आ ही नहीं रही, कहीं और तो नहीं जा रहा, हो गई, खो तो नहीं गई मुझसे, कहीं आगे तो नहीं निकल गया, मेरा ध्यान नहीं रहा। ऐसे मैं थोड़ा ना फियर ऑफ उसमें घुस गया। पता नहीं कहाँ से ऐसी जगह जहाँ पे गाड़ी भी नहीं मिल सकती, कुछ नहीं मिल सकता, कोई नहीं मिल सकता, एक साइकिल वाला मिल गया। और अंधेरा हो गया था, ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया था। मैं थोड़ा ना ड्रोन शॉट्स और ये सब लेने में थोड़ा ज़्यादा मशगूल हो गया। तो मुझे समय का ध्यान नहीं रहा, तो वो अंधेरा होने लग गया। तो मैं डरने लग गया कि यार ये अंधेरा भी हो रहा है, अब तो और गड़बड़ हो गई। मतलब सूरज डूब चुका था, मैं 50-60 किलोमीटर और दूर था, लेकिन वो 50-60 किलोमीटर पे है कि नहीं है कुछ पता नहीं है। साइकिल वाला साइकिल से जा रहा है और वो मिल गया मुझे, और वो मुझे देख करके बोलता नमस्ते। मैंने बोला अरे भाई अंग्रेज था बट एक वर्ड उसको आता था, नमस्ते। मुझे बोलोगे यहाँ भी इंडियन नहीं, नमस्ते बोला उसने। हाँ। और भाई उसने मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया, कुछ बोला नहीं उसने। मैं अपने दिमाग में सोच कर कि भैया मैं गाड़ी एसयूवी में बैठा हूँ, एसी के अंदर, शीशे चढ़ा कर, साइकिल पे जा रहा है और पता नहीं कहाँ सोएगा। 50 किलोमीटर पहुंचने में भी उसको मैंने बोला कहाँ सोएगा भाई तू आज? बोला देखता हूँ अभी 1 घंटे तक जहाँ पहुँच पाऊंगा। आई थिंक अनदर 10 years देन आई विल कैंप समवेयर। साइकिल के बगल में कहीं कैंप लगा करके और सो जाऊंगा। बोला भाई ये साइकिल के बगल में कैंप लगा करके वाइल्ड लाइफ में, यहाँ पे बेयर्स भी हैं, पता नहीं कितने कितने वाइल्ड लाइफ हैं, यहाँ सो जाएगा। मैं तो फिर भी गाड़ी के अंदर रूफ टॉप टेंट में सोने वाला हूँ, वो भी पता नहीं किसी गैस स्टेशन पे। तो फिर तो मैं ज़्यादा बेटर जगह पे हूँ। तो मेरी एंग्जाइटी उसने कंप्लीट करी, ख़त्म करी, ठीक है। और यहाँ पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब आप निकलते हो ना घर से, कि बस वो पहला स्टेप लेना होता है, फिर आपकी कितनी भी फटी हो, बाकी द वर्ल्ड टेक्स केयर ऑफ यू। कि वो आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, या सम हाउ द नेचर विल सपोर्ट यू टू फुलफिल योर ड्रीम्स। आपने एक बार सोच लिया कि ये काम करना है, निकल गए आप, तो फिर वो हो ही जाएगा। बस निकलना है। करेक्ट। जर्नी सिर्फ वही कंप्लीट नहीं हुई भाई जो कभी शुरू ही नहीं हुई थी, सिंपल। और ये वाला जो ट्रिप था ना, वो रोड ट्रिप नहीं था, ये मेरे लिए एक जर्नी थी। क्योंकि जो अमित घर से निकला था 7000 किलोमीटर पहले, और जो वहां पहुंचने के बाद वापस आया, उन दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। क्या रियलाइज किया आपने? सबसे पहला रिलेशन तो ये था मेरा कि जितना मैं अपने आप को डरपोक समझता हूँ उतना डरपोक मैं हूँ नहीं, ठीक है। बहुत हिम्मत का काम किया हुआ मैंने बहुत सारा, और मुझे लगता है, और एंग्जाइटी जो है वो, इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। मुझे लगता है कि एंग्जाइटी के बारे में बात करनी चाहिए। एंग्जाइटी इज अ थिंग जो ये प्रूव करता है कि आपका ब्रेन बहुत पावरफुल और शार्प है। डल लोगों को एंग्जाइटी नहीं होती है। अब डल मतलब ये नहीं है कि लोग इंटेलिजेंट सब होते हैं, लेकिन जो शार्प ब्रेन नहीं होते ना, मुझे लगता है उनको एंग्जाइटी नहीं होती है। जो अपने ब्रेन को सही ढंग से यूज़ नहीं कर रहे ना, एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी बढ़ी हुई अंदर में, पोटेंशियल जो भी एनर्जी बोलते हैं उसको, वो ही एंग्जाइटी बन जाती है। तो आपको एंग्जाइटी हो रही है, मतलब आप कुछ और करो ऐसा जो आपके औकात से आपको लग रहा हो कि थोड़ा ज़्यादा है, देन यू विल रियलाइज कि आपको एंग्जाइटी होगी नहीं। So this is what I also realized about. मतलब ब्रेन अडेप्ट कर लेगा एक्सट्रीम कंडीशंस। करेक्ट। जो उसने कभी देखा ही, अभी वो एक कंफर्ट जोन में है। हाँ, आपका ब्रेन ढूंढ रहा है, आपका ब्रेन कह रहा है आपको एंग्जाइटी दे करके कि भाई आपको आपके कंफर्ट से बाहर निकलना है। आप बहुत ज्यादा ही कंफर्टेबल जिंदगी में जी रहे हो, ये ब्रेन बहुत ज्यादा मेरा इस्तेमाल करो, यूटिलाइज नहीं कर रहे हो आप, अंडर यूटिलाइज्ड है आपका ब्रेन, आप उसको यूटिलाइज करो। यू हैव टू टेक समथिंग पावरफुल, बिग इनफ फॉर यू। तो वो है वो चीज़। एंड ऑल्सो दैट व्हेन यू लाइक वो शाहरुख खान वाला डायलॉग, किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो फिर कायनात सही में उसको तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है भाई। तो ये 3-4 चीज़ें बदली। और इट्स ऑल्सो थेरेपेटिक। गाड़ी जब चलाते हो, गाने सुनते हो, पॉडकास्ट सुनते हो, कभी नहीं सुनते हो, तो फिर दिमाग में थॉट्स क्लियर हो रहे होते हैं कि भाई ये वाला प्रॉब्लम में ये बोला होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, अरे हाँ सही, अगली बार ऐसा करूँगा, ठीक है। तो ये भी होता है, सेल्फ टॉकिंग बहुत होता है। और सेल्फ टॉकिंग ऐसा वैसा नहीं होता है। एट पॉइंट यू विल ऑल्सो रियलाइज दैट यू आर एक्चुअली टॉकिंग, नॉट ओनली थिंकिंग इन योर हेड, यू आर ऑल्सो टॉकिंग। मतलब मुंह से बोल रहे हो, फिर लगता है पागल वागल तो नहीं हो गया मैं। फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा, नहीं भाई पागल नहीं हुआ, ये इट्स अ वेरी गुड साइन कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। इट्स अ एक्चुअल थेरेपी जब आप ये करते हो। सो दैट अमित हु वेंट वाज डिफरेंट एंड आई लाइक दिस न्यू अमित। बहुत मजेदार है यार ये अमित, ये डरता ही नहीं है यार। ईरान वीरान कहाँ पहुंच जाता है, ये मस्त है ये बंदा। भाई ईरान में भी मतलब आपने कुछ सीन कर दिया, वहां का क्या था जरा बताओ। ईरान कुछ ज्यादा ही हो गया यार, ठीक है। ईरान में एक्चुअली मतलब डर लग गया यार मुझे। मतलब अभी मुझे लगता है पब्लिकली मैं पहली बार बात कर रहा हूँ। मेरी वीडियो में भी मैंने ठीक से बात नहीं करी है इसके बारे में। एक वीडियो अभी आएगी शायद कल परसों, ये पता नहीं ये एपिसोड कब आ रहा है, उसके आगे पीछे आएगी या कब आएगा मुझे नहीं पता। लेकिन क्या हुआ ना ईरान में कि ईरान थोड़ा भी वॉर जोन पे ही है, 10-12 साल से लगातार है ही, और अभी कुछ ज़्यादा ही इजराइल फलस्तीन के चक्कर में। तो मेरे पास थोड़ा ऐसा टूरिस्ट ना वहाँ पे ड्रोन लेके जा सकते हैं, बड़े वाला भी,
बट रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, बट वॉर के चक्कर में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को उन्होंने नलीफाई कर रखा है। बट मेरे पास इधर उधर से थोड़े बहुत इफ एंड बट में हेल्प थी कि मैं लेकर के जा सकता था, क्योंकि मैं सिनेमैटिक कंटेंट बनाता हूँ, बिना ड्रोन के मेरा काम ही नहीं चलता। तो इतनी समझ मुझे है कि कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं खुद भी बहुत केयरफुल रहता हूँ। तो एक पोर्ट है बलूचिस्तान में, ईरान के अंदर भी एक एरिया है बलूचिस्तान, अच्छा, बलोच लोग रहते हैं वहाँ पे। बलूचिस्तान इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, वन गोज इन अफगानिस्तान, वन गोज इन पाकिस्तान, वन गोज इन ईरान। पाकिस्तान वाले बलोच के बारे में आपने भी कुछ दिन पहले सुना भी होगा, अभी कुछ दिन पहले एक ट्रेन अटैक हुआ था, सो दैट वाज डन बाय बलोचीज पीपल, सो इट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया। तो बलूचिस्तान में ना ऐसे बॉर्डर है ईरान और तो बॉर्डर के इस तरफ पाकिस्तान में एक पोर्ट है ग्वादर, जो चाइना ने बनाया है। पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर का सबसे बड़ा पार्ट है वो, और पर्शियन गल्फ का इस वक्त सबसे मेजर पोर्ट वही है, सबसे ज़्यादा वही यूज़ होता है, और वो इकलौता पोर्ट है उस एरिया में, तो सारे कंट्रीज उसी को यूज़ कर रहे हैं, मोनोपोली है। ईरान के पास एक पोर्ट है 40 किलोमीटर पहले इस तरफ, ईरान के साइड में बलूचिस्तान में ही, उसका नाम है चाबहार। चाबहार बहुत छोटा पोर्ट है, क्योंकि ईरान के पास पैसे नहीं, सैंक्शंस नहीं, यूएस ने दबा रखा है पूरी तरीके से, तो उसको डेवलप नहीं कर पा रहा था। तो इंडिया ने उस पोर्ट को अपने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है। काफ़ी टाइम से इंडिया ने उसके ऊपर ध्यान रखा हुआ है, 2013, 14, 16, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे भी कुछ कुछ हुआ था, लेकिन अभी मेजर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ईरान और इंडिया के बीच में पिछले साल मई 2024 में। 10 साल तक इंडिया इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट पोर्ट, नॉट टेक केयर लाइक ओवरटेक दैट पोर्ट, उसका पूरा ऑपरेशंस, डेवलपमेंट, सब कुछ वहाँ पे जितने भी मोबाइल क्रेन्स आए हैं, 5 आ चुके हैं, 5 और आने वाले हैं, सब इंडिया कर रहा है। सो इंडिया इज बेसिकली डेवलपिंग दैट पोर्ट as a strategic counterpoint to the Gwadar port, which is the Chinese port. तो इससे 2 चीज़ें हो गई, इंडिया का भी दबदबा आ गया ट्रेड में वहाँ पे, एक इंडिया का जो कॉरिडोर बन रहा है रशिया तक, यूरोप तक जाने के लिए, पूरे CIS कंट्री, अफगानिस्तान, ये सब जाने के लिए, उसका रास्ता खुल गया इंडिया के लिए। तो ये बहुत स्ट्रैटेजिक है, क्योंकि अभी तक हमको क्या होता था, बिजनेस करने के लिए पाकिस्तान के थ्रू होकर जाना पड़ता था, पाकिस्तान मना कर देता था तो हमारा सारा लॉस हो जाता था, वो हमने बाईपास कर लिया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि चाइना का मोनोपोली नहीं रहा, बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी कॉन्वर्सेशन में है इस पोर्ट पे यूज़ करने के लिए, तो मोनोपोली ख़त्म हुआ। इससे यूएस को प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ईरान को पैसा आ रहा है, अब इससे बहुत सारे पैसे आएंगे पोर्ट यूज़ होगा तो यूएस ने सैंक्शंस डाल दिया उसके ऊपर अभी फरवरी में, और कुछ वेवर्स थे ईरान को, वैसे तो बहुत सैंक्शंस है ऑलरेडी, बट कुछ वेवर्स थे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इराक को बेच सकता था वो चाबहार से, वो हटा दिया कि अब तुम इराक को भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बेच सकते, हम सैंक्शन डाल रहे हैं। अच्छा, फरवरी में ये काम यूएस ने किया, मार्च में मिस्टर मोदी ने बोल दिया कि हम 3000 करोड़ या जो भी एग्जैक्ट अमाउंट है वो हम और इन्वेस्ट कर रहे हैं इसका। मतलब इट वाज लाइक सच अ बोल्ड मूव अगेंस्ट यूएस, ठीक है, टुवर्ड्स ईरान। और चाइना पूरी तरीके से इसको अपोज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि चाइना यूएस के अगेंस्ट रहता है, तो चाइना बड़ा न्यूट्रल उसमें अब पड़ गया है कि यार नुकसान तो मेरा हो रहा है, लेकिन यूएस के अगेंस्ट हो रहा है, ये तो इंडिया यूएस के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है, तो थोड़ा सपोर्ट कर दे रहा है वो, थोड़ा सा तो न्यूट्रल कंडीशन में, तो इंडिया को एक्चुअली कोई रेजिस्ट कर नहीं पा रहा इसके लिए। अच्छा, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट टू टॉक अबाउट, एंड आई वाज देयर। बलोची पीपल इतने अमेजिंग, खाना हमारे जैसा, हिंदी समझते हैं, कढ़ाई गोश्त खाते हैं यार, और बीफ वीफ नहीं खाते भाई, है मुस्लिम कंट्री है तो बीफ वीफ है, लेकिन ना के बराबर है भाई, प्रॉपर मटन, चिकन, अंडा, ये सब खाते हैं वो, और एकदम कढ़ाई वाला, मसाले वसाले सब दिखा करके मैंने सब देखे उसमें, सारे हल्दी, करी वरी बढ़िया, प्रॉपर एकदम, मतलब प्रॉपर इंडियन खाना ही है भाई। और ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे जगह के बारे में इंडिया इतना इन्वेस्ट कर रहा है, तो मुझे लगा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो मैं ले रहा था उस पोर्ट का ड्रोन शॉट, और गलती से ड्रोन शॉट लेते वक्त बगल में एक और जगह थी जो शायद मिलिट्री या सीक्रेट मिलिट्री में कहूँगा, सीक्रेट मिलिट्री साइट है। अच्छा, जो कि गूगल मैप पे अपडेटेड ही नहीं था। जब मैंने ड्रोन उड़ाया तो मुझे कोई नोटिफिकेशन आया नहीं, जो कि DJI पे जनरली आ जाता है, नो फ्लाई जोन दिख जाता है, नो फ्लाई जोन, सेंसिटिव एरिया, इस तरीके के नोटिफिकेशन आ जाते हैं, बट वो गूगल मैप से कनेक्टेड है DJI, या उससे ही रिलेटेड डेटा है, वो अपडेटेड है नहीं, वो रीड ही नहीं कर रहा, तो वो कुछ आया नहीं नोटिफिकेशन। बट मैं खुद भी थोड़ा केयरफुल रहता हूँ, और मुझे थोड़ा पता है कि ईरान जो है, ईरान पे जो मैप्स है, गूगल मैप्स है, वो अपडेटेड नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट्स नहीं ले सकती अपडेटेड वो फोटोज़ ईरान की। ईरान काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव है, तो काफ़ी सारे सीक्रेट मिलिट्री साइट्स हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा केयरफुल भी रहता हूँ। तो मैंने गूगल मैप को खुद से खोल करके भी देखा कि मुझे पता था कि शायद अपडेटेड हो नहीं हो, लेकिन फिर पूरा बैरन लैंड था, और मैं एक हिल के ऊपर खड़ा था, तो मुझे कुछ दिखा ही नहीं, और हिल के नीचे भाई वो पूरा मिलिट्री का सीक्रेट साइट है। अब मैंने ड्रोन उड़ा करके भेजा वहाँ, पोर्ट तक, और वापस लेकर के आया। इस दोनों जाते और आते वक्त टाइम पे वो मिलिट्री साइट के ऊपर से गुजरा है।
अब ये सेंसिटिव हो गया। और फिर वो लास्ट डे था मेरा उस एरिया में, उसके बाद मैं तेहरान निकल रहा था, तो मैंने फटाफट पैक वैक किया, डेटा वेटा भी कॉपी नहीं किया मैंने, बैकअप वैकअप भी नहीं लिया, मैंने फटाफट पैक किया और मैं एयरपोर्ट पहुंच गया। एयरपोर्ट पे उसके पहले 2 बार 3 बार मैं ड्रोन लेकर के ईरान के अंदर फ्लाई कर चुका था, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई थी, तो मुझे लगा कि कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। बट उन्होंने उस दिन बोला कि ये हेली शॉट, ड्रोन को हेली शॉट बोलते हैं वहाँ पे, बोलते ये हेली शॉट को बाहर निकाल दो आप। मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने बोला कि यार हमारे पास ना रिपोर्ट है कि आज कोई एक ड्रोन जो एक सेंसिटिव एरिया में उड़ रहा था, तो हम इसलिए सारे ड्रोन्स को कॉन्फिस्केट कर रहे हैं रिव्यू करने के लिए। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, आप जहाँ जा रहे हो आप वहाँ जाओ, हम रिव्यू करके 3-4 दिन छुट्टी है हमारे यहाँ पे नौरूज़ की, उसके बाद हमारा जज इसको रिव्यू करेगा एंड हम इसको आपको वापस कर देंगे। बोला ठीक है जी। बट ये जो बात उसने बोली ना कि एक सेंसिटिव एरिया के ऊपर ड्रोन उड़ रहा था और मुझे थोड़ा सा कुछ तो भी दिखा था उसमें, बट मेरा ध्यान इतना था चाबार पोर्ट पर, मैं इतनी जल्दी में था कि जो भी दिखा उसको मैंने इग्नोर करके फटाफट ड्रोन को फटाफट उड़ा करके पोर्ट तक पहुंचाया, पोर्ट के शॉट्स लिए और फिर वापस आया, पैक किया, निकला, क्योंकि मैं लेट हो रहा था एयरपोर्ट के लिए। तो बट मेरे दिमाग में बात आ गई कि भाई हो सकता है मेरे यार मेरी ड्रोन की बात तो नहीं हो रही है कहीं। तो मैं ड्रोन तो छोड़ दिया, मैंने कॉन्फिस्केट हो गया, मैं पहुंचा तेहरान। वहाँ पर मैंने 1-2 लोगों से डिस्कस किया, किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि एक बार एम्बेसी चले जाओ, एम्बेसी जा करके इसको एस्केलेट करके बोलो कि वापस ले आए। ठीक, एम्बेसी गया मैं, एम्बेसी में थोड़ी बहुत बात करी, तो एम्बेसी में ना, इंडियन एम्बेसी हर जगह एक जैसी, वो पापा जैसे बात करते हैं, क्यों आ गए, क्या कर रहे थे यहाँ पर, हम यहाँ पर नहीं करते कुछ, तुम क्यों आ गए करने। रिस्पॉन्स जल्दी आ गया था, ये तो चले ही गए ना। मैं तो एम्बेसी के अंदर ही चला गया था, प्लस मैंने थोड़ा इधर उधर से कॉन्टैक्ट लगा करके बात भी पहुंचा दी थी वहाँ तक कि भाई मैं आ रहा हूँ तो आप थोड़ा सा सीरियसली लेकर के मेरे को आप केटर कर देना। ठीक है, तो केटरिंग तो मिल गई मुझे वहाँ पे, मतलब लोगों से रिस्पांस तो मिल गया, लेकिन रिस्पांस थोड़ा ऐसा सही मिला कि आप क्यों चले गए, ऐसा वैसा। मैंने बोला ठीक है ये बात, और मुझे पता था कि ये ऐसा होगा क्योंकि इसके पहले भी इंडियन एम्बेसीज के साथ पाला पड़ा है मेरा। पर मुझे सिर्फ मेरा फोकस था कि मुझे सिर्फ ये पता करना है कि जहाँ मैंने ड्रोन उड़ाया वो कितना सेंसिटिव है। तो मैंने ये बात उसके साथ डिस्कस करी कि मैं ना थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ और आप मुझे ना थोड़ा ये पता करके बताओ कि ये ऐसा 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 हुआ है। तो वो बंदा गया इन्फॉर्मेशन लेकर के अंदर, 15 मिनट उसने डिस्कस किया, उनके पास होता कुछ मैप वैप होगा लेटेस्ट जो भी हुआ, वो वापस बाहर आया। डिप्लोमेट बंदा आकर के बाहर, और अगर उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हो, वो आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा है। अब जब वो बाहर आया मेरे से बात कर रहा है, तो अब मैं उसके चेहरे पे फियर देख रहा हूँ। उसने बोला कि बेटा टेक द फर्स्ट फ्लाइट आउट ऑफ दिस कंट्री। अरे मतलब उन्होंने ऐसा बताया कि जो रियलिटी में दिखता है ना हमको न्यूज़ पे, हमेशा वैसा होता नहीं है। हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा वहाँ पर वो है, इन्वेस्टमेंट है, बहुत कुछ है। अच्छा, ठीक है, एंड द डिप्लोमेट्स वर्किंग इन ईरान आर वेरी मच अंडर प्रेशर। उनको ईरानियन गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रही है। देयर आर सो मेनी इंडियंस हु आर राइट नाउ इन प्रॉब्लम। काफ़ी सारे इंडियंस को वहाँ पे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जेल में भी हैं लोग, एंड इंडियन एम्बेसीज आर नॉट एबल टू हेल्प देम आउट। तो उसने ये कहा कि बेटा ये अभी वॉर जोन है ऑलमोस्ट, अगर तुमने किसी सेंसिटिव जगह पे उड़ा दिया, जो कि मुझे लग रहा है कि तुमने उड़ा दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये तुम्हें स्पाई समझ करके अरेस्ट वारंट तुम्हारे खिलाफ निकाल दें, और अगर ये हो गया तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि तुमसे पहले भी लोग यहाँ पर अरेस्टेड हैं और हम अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं। यूट्यूबर्स एंड ऑल। नहीं, ये तो इंडियंस की बात कर रहे थे वो। उसके बाद वो भाई साहब बोले कि मुझे तुम्हारा चाहिए पासपोर्ट। ये सुनते ही मेरे दिमाग में तो आ गया था कि दैट आई एम टेकिंग द फर्स्ट फ्लाइट आउट। तो मेरे अपने दिमाग में सब कुछ सोच चुका था। वो मुझसे 2 मिनट बात कर रहा था और आई एम वेरी गुड इन टेकिंग क्विक डिसीजंस। तो मैं 2 मिनट में डिसाइड कर चुका था कि भाई जो भी होगा मैं कहीं निकलने के बाद बैठ के रिसर्च करूंगा, अभी फिलहाल मैं पहले यहाँ से निकलूंगा। लेकिन उसने मेरा पासपोर्ट मांग लिया, बोला कि आई नीड योर पासपोर्ट। तो मैंने पासपोर्ट क्यों चाहिए आपको? बोला नहीं, आई जस्ट नीड योर पासपोर्ट एंड जस्ट सिट हियर फॉर 10 मिनट्स। और वो पासपोर्ट लेकर के 20 मिनट के लिए गायब हो गया। ओह शिट। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई डिप्लोमेट ना डिप्लोमेट ही होते हैं, उनके लिए ग्रेटर गुड कंट्री का ना ज़्यादा बेटर होता है। एक आदमी मार दो और इंडिया और ईरान का रिलेशनशिप अच्छा हो जाए तो वो एक आदमी को मार देंगे, कोलेटरल डैमेज है। मुझे लगा भाई मैं कोलेटरल डैमेज तो नहीं बनने वाला, पासपोर्ट लेके कहाँ चला गया ये। सही बात और फट गई मेरी। लेकिन उस 20 मिनट में मेरे पास वो जो टाइम था, मैंने उसमें बोला कि जरा मैं अपनी तरफ से भी रिसर्च कर लूँ कि किसी ने कुछ किया तो नहीं है। तो क्या पता चलता है कि 2 ब्रिटिशर्स ट्रैवल व्लॉगर्स इसी जनवरी में 2025 में अरेस्ट हुए हैं ड्रोन इस्तेमाल करने के लिए। और लास्ट ईयर एक फ्रेंच बंदा था, उसने ईरान तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर पे ड्रोन उड़ाया था उसने, और उस चक्कर में उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला था। और वो इस वक्त पे 9 साल की सजा काट रहा है। मतलब 9 महीने से वो नहीं, 8 साल की सजा काट रहा है और 9 महीने से वो ऑलरेडी जेल में है। और फ्रेंच गवर्नमेंट कितनी पावरफुल गवर्नमेंट है और वो कुछ नहीं कर पा रही है।
यूएस के साथ रिलेशन खराब है, यूरोप के साथ इतना रिलेशन खराब नहीं है ईरान का। उसके बावजूद भी वो अपने फ्रेंच ट्रैवल व्लॉगर था वो, उसको बाहर नहीं निकाल पाए। अब एग्जैक्टली उसने क्या शूट किया मुझे नहीं पता, लेकिन भाई इतना तो सच है कि वो ट्रैवल व्लॉगर ही था और वो ड्रोन उड़ा रहा और था। वो ड्रोन उड़ा रहा और था। बच नहीं रहे, छोड़ ही नहीं रहे, रेस्ट कर रहे हैं। हाँ, और 8 साल तक जेल में है। तो भाई भाई फट गई होगी भाई तुम्हारी उस टाइम ऑन द स्पॉट। मेरा पासपोर्ट लेके चला गया डिप्लोमेट, ठीक है। उसके पहले उसने बोल दिया है कि अरेस्ट अगर हो गया तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। फ्रेंच गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है, ट्रैवल ब्लॉगर ऑलरेडी जेल में है। ईरानियन गवर्नमेंट ऐसी है जिसको वहाँ के लोग भी नहीं पसंद करते हैं, थोड़ी सी अथॉरिटी है, वो थोड़ी सी वैसे डिक्टेटरशिप टाइप है। तो मैंने बोला कि भाई मतलब मेरे तो हाथ ऐसे से कांपने लग गए थे, बोला भाई ये क्या करूं मैं। और नेटवर्क अच्छा है नहीं वहाँ पे, तो मैंने एक फ्रेंड को फ़ोन किया, मैंने बोला भाई गेट मी फर्स्ट फ्लाइट आउट फ्रॉम हियर। तब तक वो भाई साहब आ गए, वो शायद मेरे ख्याल से चेक वेक करने गए थे कि सही में इंडियन है कि नहीं है, कोई सही में पाकिस्तानी स्पाई ना हो, फेक पासपोर्ट लेकर के ना आ गया हो। कुछ तो कर रहे होंगे ना, कुछ तो करने गए थे, या फिर सिर्फ कॉपी बनाने गए हो या डेटा नोट करने गए हो, जो भी है। 20 मिनट के बाद आए वापस, एंड ही सेड कि पैसे हैं या मैं टिकट बुक कर दूं। मतलब ही वांटेड मी आउट सो बैडली कि उसने ये बोल दिया कि भाई अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मैं बुक कर देता हूँ टिकट, लेकिन तुम यहाँ से निकलो पहले। तगड़ा ही कांड हो जाता है। हाँ, मतलब तुम यहाँ से पहले निकलो, और जब तुम एयरपोर्ट पहुंचोगे, ये रहा नंबर, जब तुम्हारा बोर्डिंग पास मिल जाएगा, इमिग्रेशन हो जाएगा, तो तुम मुझे मैसेज करोगे कि तुम निकल गए हो। अगर मुझे तुम्हारा मैसेज नहीं आया तो मैं ये समझूंगा कि तुम ईरान नहीं छोड़ पाए हो। अच्छा, ये सुन के तो मेरी और फट गई कि भाई ऐसा अभी यहाँ से एयरपोर्ट के बीच में भी कुछ हो सकता है क्या मेरे साथ। तो मैंने बोला कि बिल्कुल हो सकता है। मैंने पूछ ली बात कि हो सकता है क्या कुछ, बोला बिल्कुल हो सकता है। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे इवन नो दैट यू आर राइट नाउ इन दिस एम्बेसी टॉकिंग टू अस। अरे मैंने बोला अरे भाई क्या ही बात कर रहे हो तुम, ये तो फाड़ जा रहा है। और मतलब बॉलीवुड की मूवी बन गई हाँ, भाई। मतलब ड्रोन ही उड़ाया भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने, जिंदगी में दोबारा ड्रोन नहीं उड़ाऊंगा कभी, ठीक है। और एक होस्ट था मेरा वहाँ पे, ईरानियन लोकल बंदा था, उसके साथ मैं गया। मैंने बोला, उसने बोला कि अरे, और वो बड़ा शरीफ सा लड़का, सारे ईरानियन जो है शरीफ से हैं। वो बोलता है कि अमित डोंट वरी, नथिंग विल हैपन। बोला नो नो नो, आई कांट टेक एनी रिस्क नाउ। तू भाई मेरे को एयरपोर्ट पहुँचा दे, बस मैं तुझसे हाथ जोड़ रहा हूँ, तू मुझे को एयरपोर्ट पहुँचा दे। हम गए घर, बैग उठाए, एयरपोर्ट पहुंचे, और जब तक भाई मुझे बोर्डिंग पास में पहुंचे ना, तो मेरा पासपोर्ट देखा और बोलते हैं कि हो देयर इज सम प्रॉब्लम, विल बी जस्ट गेटिंग बैक टू। ये क्या हो गया अब भाई, गए। और ये क्या हुआ ये था कि यूएस वीजा पे दुबई में वीजा ऑन अराइवल मिलता है। मैं यूएस वीजा पे दुबई जा रहा था क्योंकि मेरे पास दुबई यूएस वीजा है। तो अब ईरान में किसी के पास यूएस वीजा होता ही नहीं है, क्योंकि यूएस वीजा तो मिलना इम्पॉसिबल है। तो उनको ये वाली नॉलेज ही नहीं थी, तो दे जस्ट वेंट टू क्रॉस वेरीफाई विद दुबई एम्बेसी या वॉट एवर कि भैया एक हमारे पास यूएस एम्बेसी पे जाने वाला बंदा है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, हम इसको बोर्डिंग पास दें कि नहीं दें। पर भाई मुझे थोड़ी पता है कि वो क्या ढूंढने गए। वो 10 मिनट तक जब तक आए नहीं है ना, तब तक मैंने जितने भी लोग हैं ना सबको बोल मैसेज कर दिया कि भाई आई थिंक दिस इज द लास्ट मैसेज, हो सकता है इसके बाद मेरा मैसेज ना आए, हो सकता है इसके बाद मैं वो हो जाऊँ, अरेस्ट हो जाऊँ या डिटेन हो जाऊँ। अगर हो गया तो दिस इज माई लास्ट लोकेशन। आई वॉज एट द बोर्डिंग काउंटर ऑफ दिस एयरलाइन ओ भाई साहब, फ्रॉम तेहरान टू दुबई एट दिस पॉइंट। ये मैसेज मैंने अपने जितने भी मेरे ट्रैवलर्स फ्रेंड है ना, हम एक दूसरे को अपडेट देते रहते हैं कि क्योंकि मम्मी पापा को तो दे नहीं सकते, घबराते रहेंगे, तो हम आपस में देते रहते हैं और हम ध्यान रखते हैं। 2-3 लोग हैं हम लोग ऐसे जो आपस में मैसेज करते रहते हैं। ये मैसेज मैंने भाई भेज दिया था कि दिस इज माई लास्ट लोकेशन, ठीक है, इसके बाद क्या होगा मुझे पता नहीं है। फिर वो आई, उसने बोला कि नाउ यू आर गेट रेडी टू हैव द बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास मिलने की इतनी खुशी मुझे इसके पहले कभी नहीं हुई थी। अब तो चलो निकल ही जाऊंगा इमिग्रेशन। बोर्डिंग पास को ऐसे देख रहा था महबूबा हो मेरी कि आ गई है मेरे पास, ठीक है। और उसके बाद इमिग्रेशन में जब उसने ऐसे मुस्कुरा करके मुझे देखा और ठप्पा लगाया ना, मैंने बोला अरे भाई बच गए। क्या बचा हूं फिर मैं, आपने टेक्स्ट करा उनको? बचा हूं मैं। और उसके बाद मैं बाहर आया, फिर भी मेरी फटी हुई थी। जब तक फ्लाइट ऐसे टेक ऑफ नहीं हो गई ना, तब तक मेरी फटी हुई थी हर चीज को लेकर के। और जब प्लेन भी रुकवा देंगे तो जब तक टेक ऑफ हो गई ना, टेक ऑफ क्या होने लगा, भैया अब तो दुबई जाकर के उतरेगी, अब तो बीच में नहीं उतरनी चाहिए। और फिर भाई मेरी जबान ही निकल रही थी, मतलब मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। जब मैं दुबई पहुंचा हूं ना, तब मैंने कैमरा उठाया और मैंने बात करना शुरू किया कि भाई सुनो क्या हुआ है मेरे साथ। उस एयरपोर्ट पे तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। सो दैट्स व्हाट ऑल हैपेंड इन ईरान। लेकिन ये लास्ट 24 आवर्स ऑफ माई ईरान डज नॉट चेंज माई परसेप्शन अबाउट ईरान। लास्ट 14 डेज, मेरे को वैसा 28 दिन होना था वहाँ पे, लेकिन जो पिछले 14 दिन में ईरान में हुआ है मेरे साथ, भाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कंट्रीज आई हैव एवर सीन। वहाँ के लोग, वहाँ का फूड, वहाँ का लैंडस्केप, वहाँ के जो भी चीज़ें, हवा में कुछ एक अलग ही वाइब है भाई।
मेहमान नवाजी किसको कहते हैं वो ईरानी ये बहुत सुना है भाई वहाँ के बारे में कि भाई बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से। बट आई होप कि इंडियंस वहाँ जा करके जो कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं कुछ ऐसे जो वहाँ पहुँच करके हमारा नाम ना खराब करें फ्रॉम जस्ट बिकॉज टू गेट सम कंटेंट। बट सो फार आई वाज लव्ड लाइक एनीथिंग। हर शहर में इतनी मेहमान नवाजी हुई, घर घर बुला करके रुकवाया, लोगों के साथ रहा। एंड बेस्ट पार्ट, लड़कियां इतनी आउट गोइंग है वहाँ पे, उतनी आउट गोइंग तो मुझे यूएस कनाडा जैसे फ्री सोसाइटी में भी नहीं लगी। लड़कियां दे आर सो कॉन्फिडेंट। कोई एक्सपीरियंस बताओ। एक नहीं, बहुत सारी एक्सपीरियंस है। शिराज सबसे पहला जो शहर था, वहाँ पर जो मेरे होटल में लड़की काम कर रही थी, उसने मुझे सीधा ही पूछ लिया कि लंच पे चलोगे, सीधा ही पूछा। अच्छा। मैंने बोला यार ईरान से ये एक्सपेक्टेड नहीं है मुझे, और किसी शहर में देश में ये हुआ है मेरे साथ बहुत बार, तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है यार चलो। उसने सीधा पूछा लंच पे, और लंच पे मैं जब गया हूँ तो उसने बोला कि पापा आ रहे हैं मुझे पिकअप कर रहे हैं, सो दे वुड लाइक टू मीट यू टू। तो मैंने बोला ठीक है यार चलो मिल लेते हैं तुम्हारे पापा से इसी बहाने। क्यों मीट यू टू क्या मतलब, हमको वापस मेरे होटल तक वो पापा ही ड्रॉप कर देंगे। उसके पापा मुझसे मिले और फारसी में पता नहीं क्या मैंने उनको ऐसे सलाम वलाम बोला जो मैं बोलता हूँ, और फारसी में उन्होंने अपनी बेटी को बोला कि इसको बोलो कि कल हमारे यहाँ जो फेस्टिवल है, एक नवरूज़ का फेस्टिवल होता है, वो हमारे साथ मनाए, और ना सिर्फ साथ मनाए, रात में हमारे यहाँ घर पे रुके भी। होटल बुकड है मेरा, पर द नेक्स्ट डे आई वॉज देयर विद दैट फैमिली। उनके साथ मैंने घर में बैठ करके उनका पूरा वो फेस्टिवल में वो 7-8-10 चीज़ें होती हैं, खाना बनाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, सब उनके साथ घर में मैंने बनाया, और पूरी रात में उनके वहाँ पे रहा हूँ। और उसकी मम्मी, जो लड़की है उसकी मम्मी बिल्कुल अपने माँ की तरह एकदम 3 बार 4 मतलब सो के उठाने की, नाश्ता कर लो, सोने जा रहे हो अब खा लो, कुछ खा लो, अच्छा फल काट देती हूँ, तो जैसे घर पे होता है, मम्मी यहाँ कैसे पीछे पड़े थे, खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो, सेम ऐसे ही। एक छोटा सा साउथ में शहर था बंदर अब्बास, नॉर्मल घूम रहा था उसमें, क्या बोलते उसको, मॉल में, नॉर्मल मॉल के अंदर घूम रहा हूँ और कुछ व्लॉग कर रहा था। 2 लड़कियां एकदम से आई सामने, आर यू टूरिस्ट? यस। इतनी आउट गोइंग, बढ़िया कॉन्वर्सेशन। व्हाट आई सी इस 3 घंटे के बाद मैं उनके घर पे हूँ। डिनर के लिए बुलाया उन्होंने घर पे, होटल बुकड है मेरा, फुल प्रेशराइजेशन कि नहीं नहीं रुक जाओ, बट उस दिन मैं रुका नहीं, बहुत सारा काम था, डेटा बैकअप था, ये था वो था, तो मैं उनकी मेहमान नवाजी मतलब 6-7 घंटे में उनके पास रहा, जब तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ अब उनको भी ऐसा लग गया होगा कि मैं यहाँ से जल्दी नहीं भागना चाहता था। मतलब आई वॉज ऑल्सो देयर, आई वॉन्टेड टू एंजॉय माई टाइम विद दैम। एंड वो वहाँ पर ना ये बॉलीवुड की कुछ मूवीज़ बहुत पॉपुलर हैं। कौन सी? शोले, शक्ति, बहुत पॉपुलर है। मतलब वहाँ पर काफ़ी सारे लोग अमिताभ बच्चन और उसको हेमा मालिनी को बहुत जानते हैं, ठीक है। तो शाहरुख, कुछ नए लोग तो शाहरुख खान को भी जानते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन बहुत ज़्यादा फेमस है, धर्मेंद्र बहुत ज़्यादा फेमस है। शोले इज़ अ कल्ट मूवी देयर। तो उसके गाने हैं वो महबूबा ओ महबूबा, ओ भाई बंदे ने बजाया, ये बड़े बड़े स्पीकर्स। वो मेरे वीडियो का पार्ट है, पता नहीं वो वीडियो कब रिलीज होगी, आपके सामने आसपास ही होगी, कब होगी पता नहीं, लेकिन वो वीडियो जब रिलीज होगी तो आप भी देखना जब आपको मौका मिले। इंटरेस्टिंग भाई यार। भाई साहब ने गाना बजाया है वो, और डांस किया है महबूबा महबूबा के ऊपर, और पूरी फैमिली ने किया है, बाद में मेरे को भी नचाया है, ठीक है भाई। फुल महफिल बना दी पूरी, प्रॉपर है, प्रॉपर। और ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं इंडियन हूँ, सिर्फ इंडियन होने के लिए है ये। मतलब अगर आप दूसरे जगह से होंगे आप तो भी आपको प्यार मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं मिलेगा जो इंडियंस को मिल रहा है भाई। ये इज्जत बनी रहे इंडियंस की वहाँ पे। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी भाई, कि मैं तो पूरी एकदम इज्जत अफजाई करके आया हूँ, ठीक है। जो ये मेरा काम होता है, इंडिया को मैं अपने से बहुत आगे रखता हूँ, रखना भी चाहिए, क्योंकि यू रिप्रेजेंट योर कंट्री व्हेन यू आर आउट, ठीक है। बट मुझे लगता है कि ईरान टॉप्स माई कंट्री लिस्ट। मतलब अगर कोई कहा जाए ना कि इंडिया के बाद अगर मुझे दूसरी कोई दुनिया की सबसे फेवरेट कंट्री बताओ, ईरान। गिवन अ चांस मेरा ड्रोन मेरे को वापस मिल जाए, या ये कॉन्फर्मेशन आ जाए कि नहीं भी मिले तो मैं वहां जाऊंगा और अरेस्ट ना हो जाऊंगा, तो मैं फिर जाना चाहूंगा। भाई अब तो आप वहाँ मत ही जाना भाई, देखो कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी, जो आपको एक्सपीरियंस हुआ है, जो चीज़ें आपको उस ऑफिसर ने बताई हैं भाई, निकल जाओ। और भी लोग यहाँ फंस चुके हैं, कुछ यूट्यूबर्स भी हैं, ट्रैवलर्स भी हैं, ड्रोन उड़ाने के चक्कर में फंसे हैं, तो भाई तो क्या ही जाना। हाँ, थोड़ा सा मुझे होप है, क्योंकि मेरे उस वाले ड्रोन में ना उस दिन के 2 दिन के काफ़ी सारे शॉट्स हैं। तो पोर्ट के अलावा जो बाकी सारे शॉट्स हैं ना, वो सब शाहरुख खान टाइप्स हैं, एकदम बाहें फैला करके स्लो मोशन शॉट्स, पहाड़ों के ऊपर, रेगिस्तान के ऊपर चल रहा हूँ, यही सब करता हूँ मैं। तो ये काफ़ी सारे हैं उसमें, तो मे भी शायद उनको लगे कि ठीक है यार, क्या पता जज भी शाहरुख खान का फ़ैन हो, इंडियन मूवी का फ़ैन हो, ठीक है, तो क्या पता दे दे। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, छोटी सी उम्मीद है, लेकिन है मुझे कि क्या पता मिल ही जाए। नहीं भी मिले तो एटलीस्ट ये कह दें कि भैया ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार मत करना, इस बार हम तुम्हारा ड्रोन तोड़ दे रहे हैं,
बट यू आर फ्री टू कम टू ईरान एनी टाइम। वो वाले शॉट कर लो दोबारा रिकॉर्ड जहाँ हाँ, जहाँ पर हाथे फैलाई थी तो पक्का कर लूंगा। अगर वो बस इतना भी कह दे मुझे तो जा करके कर लूंगा मैं पक्का। ऑल राइट भाई, मजा आ गया आपसे बात करके, बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंसेस रहे आपके थ्रू आउट द जर्नी। Seriously man, no, it was pleasure is all mine to talk to you guys. नहीं भाई, बहुत मजा आया। और मैं ऑडियंस को बोलूँगा भाई के चैनल को जाके चेकआउट जरूर कीजिए, यहाँ पे गूगल बटन आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और भाई से आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, भाई कहाँ नेक्स्ट ट्रैवल कर रहे हैं, आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी भाई के इंस्टाग्राम पे। और दैट इज़ इट, हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। अगर आप चाहते हो कि हम भाई के साथ फिर से बैठें तो भैया एक बार नीचे कमेंट कर दो पार्ट 2 का। भाई जब भी नेक्स्ट घूम के आएंगे, जब भी टाइम मिलेगा, बिल्कुल हम फिर से बैठेंगे। 100%। बहुत मजा आया भाई। डन दोस्तों, मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। बाय बाय, टेक केयर, चलो, टाटा, ध्यान रखो।